आई विल बी एबल टू शो यू एक्सेस सीक्वेंस का क्या रोल होता है, बिकॉज मेन एक्सेस सीक्वेंस ही है विच इज पेंडिंग टू अंडरस्टैंडिंग जीएसटी, एंड देन वी विल डू डिफरेंट टेस्टिंग लाइक FB70, और फिर जीएल रिपोर्ट देखेंगे, और जीएल रिपोर्ट में हमें फील्ड भी ऐड करनी है टुडे। तो ये एक यूरोपियन सिस्टम है, तो इसमें जीएसटी तो नहीं होगा, बट एक्सेस सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट सेम है ऑलमोस्ट। डिपेंड करता है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है बिजनेस के साथ टू गेट दी टैक्स कोड। अभी कोई और डाउट इन जीएसटी अपार्ट फ्रॉम दिस एक्सेस सीक्वेंस? सुरेंद्र, चंद्रशेखर, संतोष, एनी डाउट ऑन जीएसटी? सर कुछ चीज हमने स्किप किए थे, जैसे कि एक्सेस। हाँ हाँ। एक्सेस सीक्वेंस का तो प्रोसेस तो समझ में आया है, लेकिन उसमें हाँ, थोड़ा सा और भी कुछ रहेगा। वी विल अब थोड़ा कंटिन्यू पूरा समझ दैट। आ जाएगा, बिकॉज मैं आपको एसडी का डॉक्यूमेंट भी दिखाऊंगा, हाँ और सर। कैसे एक्सेस सीक्वेंस यूज होता है टू गेट द टैक्स कोड। अपार्ट बराबर। फ्रॉम एक्सेस सीक्वेंस क्या पेंडिंग है हमारा? हाउ टू जनरेट जीएसटी रिपोर्ट्स फॉर टैक्स। नहीं, रिपोर्ट नहीं कर सकते जनरेट, मतलब FBL 3N है, आप इनपुट और आउटपुट का दोनों का जीएल डालो, आपकी रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। ओके। एनवीवी टैक्स टाइप का कॉन्फ़िगरेशन उन्होंने नहीं किया था। नहीं, एनवीवी गिवन है, एससीपी की हमें नहीं करनी होती है। अच्छा, वो सर कैसे करते हैं, थोड़ा सा दिखाओगे क्या, वो मैं मतलब आपको क्या? एनवीवी दिखा देता हूँ, हाँ बट सर। एनवीवी इज गिवन बाय एसएपी। वी ओनली नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ एनवीवी, जो हमें समझ आ गया था, एंड वेयर टू यूज दैट ओनली वी नीड टू अंडरस्टैंड। राइट। ठीक है, राइट। अभी एक बार एंड एक हाँ टैक्स नंबर 3 इन जीएसटी एक था, टॉपिक था जो हमने बताया था, बाद में दिखेंगे। हाँ हाँ हाँ। कोई बात नहीं, दिखेंगे। अच्छा, और एक बात है कि सर ये जो एफआई और एसडी और एमएम का जो इंटीग्रेशन होता है फॉर हम्म जीएसटी, राइट? हम्म हम्म ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि क्या। देखिए, मेरे में क्या बोलना चाहता हूँ, जो हम्म भी एफआई का तरफ से जो भी सेटअप होता है, हम्म क्या वही सेटअप दोबारा सेम हम्म कंडीशन टाइप, टैक्स प्रोसीजर, आपका टैक्स कोड, एक्सेस सीक्वेंस, सब कुछ क्या एसडी वाला करेगा और हम्म। एमएम वाला करेगा, या नहीं ऑटो नहीं सिंक्रोनाइज नहीं नहीं होता नहीं, है? आप अपना टैक्स प्रोसीजर करोगे, वो अपना प्राइसिंग प्रोसीजर करेंगे। गौरदार, लेकिन प्राइसिंग प्रोसीजर में सर वही तो आता है, एक्सेस सीक्वेंस वगैरह ही आएगा। एक्सेस सीक्वेंस आता है, बट हाँ सर। दैट इज फॉर सेल्स के लिए है। उसका जो एक्सेस सीक्वेंस है दैट इज टू पिक द प्राइस। उसके एक्सेस सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट अलग होगा, आपके एक्सेस सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट है टू गेट द टैक्स कोड बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन, कि माल मेरा कहाँ से कहाँ जा रहा है, किसने बेचा, किसको बेचा। आपका है पर्पस खाली टैक्स कोड के लिए, उसका प्राइसिंग देखो, आपको नाम से समझ आएगा, प्राइसिंग प्रोसीजर आपका है टैक्स प्रोसीजर। तो गॉट इट। प्राइसिंग प्रोसीजर में प्राइस के रिलेटेड चीजें आएंगी, जैसे कि बेस प्राइस, अगर उसके बाद कोई फ्रेट है, या उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी है, या उसके बाद कुछ और है, आपका है टैक्स प्रोसीजर। तो आपका है कि वैट हो गया, जीएसटी हो गया, या रिसाइकलिंग फी हो गई, कुछ भी लीगल रिलेटेड फीस टैक्सेस हैं, वो आपका कॉन्सेप्ट है। वो आपका टैक्स कोड से आता है। टैक्स कोड के अंदर आप परसेंटेज मेंटेन करते हो, और वो टैक्स कोड कैसे आएगा, वो एक्सेस सीक्वेंस से आता है। वो हम आप समझेंगे एसडी के लिए, VK11। देखो तो VK11 वीके 11 का काम, वीके 11 का काम किसका है, एसडी का है या एसडी एफआई के का लिए। है? VK11 वीके का, 11 एसडी, VK11 अपडेट अपडेट करना है एफआई का काम है। एफआई का काम है। हाँ, और VK11 खाली एफआई के लिए नहीं है। अगर आप प्राइसिंग प्रोसीजर की कंडीशन अपडेट कर रहे हो तो एसडी वाले का काम है। एसडी वाला भी करेगा? आप अपने टैक्स प्रोसीजर की कंडीशन जो आपने मेंटेन करी है, जैसे सपोज हाँ। एम डब्ल्यू एस टी एक्सेस सीक्वेंस थी, उसको अपडेट किया था किसी कंडीशन के अंदर, JSOG, JCOG, लाइक दैट। बराबर। उसको अपडेट करने का काम होता है कंडीशंस को, एफआई वाले का, जो टैक्स की कंडीशंस होती है। सही बात है। एसडी के अंदर जो कंडीशन यूज हो रही है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, वो आपका काम नहीं है। ठीक है। मैं पहले मैं- आपको एसओ ढूंढ के दिखाता हूँ। ठीक है, परफेक्ट। एसडी की टेबल होती है VBR की,
जहाँ पे हमें सेल्स ऑर्डर मिल जाता है। अब मैं यहाँ पे एक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन डालता हूँ 1101। देखते हैं कितने एसओ हैं। यहाँ पे एक अच्छी तो डेवलपमेंट सिस्टम है, थोड़ा क्वालिटी सिस्टम में जाते हैं। नंबर ऑफ आइटम अगर विदाउट करें तो 1,57,000 है। अब मैं यहाँ पे फिल्टर कर रहा हूँ विथ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। ये ठीक है, सर्च ऑर्गेनाइजेशन कौन एचडी वाला देगा? आपको खुद ही पता चल जाएगा सर। देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो आपको पता ही होगा, जैसे ये काम बनाने का काम जो है सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का एसडी वाले का है। गॉट। बट अगर आपको नहीं पता और आपको समझ नहीं आ रहा कि एसडी का बंदा कौन है, या एसडी का बंदा छुट्टियों पे है, कुछ भी है, तो आप हम्म। यहाँ पे जाइए और आपको जब कोई इशू आएगा तो वो बताएगा कि कौन सी कंपनी कोड में इशू आ रहा है। हम्म। अगर वो कंपनी कोड मल्टीपल सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में असाइन है तो फिर आप उससे पूछोगे कौन सी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए इशू है, या वो खुद ही बताएंगे कि भैया सेल्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है। हम्म। डेफिनेशन असाइनमेंट में चले जाओ, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में जाओगे, यहाँ पे सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, हम्म। असाइन सेल्स ओनरशिप टू कंपनी। तो आप यहाँ पे देख लोगे, अगर तुमने खाली कंपनी कोड बताया है, देखो ये वाला मैंने चेक किया सेल्स ओनरशिप, ये मेरा इस कंपनी कोड के लिए है, तो इससे आपको पता चल गया लिंकिंग कि कंपनी कोड और सेल्स ऑर्गेनाइजेशन की लिंकिंग कहाँ पर है। अगर वो खाली कंपनी कोड दे रहा है तो आप यहाँ पे जाके चेक कर लो कि कौन सा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है। वैसे जब भी एसडी का कोई इशू आता है ना, तो वो क्या देते हैं, VF03, एक बिलिंग डॉक्यूमेंट नंबर देते हैं। वो हम अभी निकालते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इशू आता है बिलिंग में ही आता है, एसओ पे बहुत ही रेयर कोई इशू आता है, वैसे आता ही नहीं, कभी देखा ही नहीं मैंने। बिलिंग में इशू आता है कि टैक्स कोड नहीं आया, या बेस प्राइस नहीं पिक हुआ, या कोई कॉम्बिनेशन मिसिंग है, तो देखते हैं कि वो इशू किसका है। अगर टैक्स कोड नहीं आया तो एफआई वाले का इशू है, अगर टैक्स कोड गलत आया तो एफआई वाले का इशू है। अगर बेस प्राइस गलत आ रहा है या फिर स्टैम्प ड्यूटी ऊपर से गलत आ रही है तो वो एसडी वालों का इशू है, सर्विस वालों का इशू है, जो भी उसका जिसने बनाया उसको प्राइसिंग प्रोसीजर को। अभी हम क्या चेक हम्म। कर रहे थे, टेबल। अच्छा, और एक क्विकली और एक बात इसमें है हम्म। कि जो एसओ बनाते हैं हम्म। उसमें तो आपका बेस प्राइस के साथ तो टैक्सेस जीएसटी भी इंक्लूड रहेगा, राइट? हम्म। इजंट इट? हम्म। तो जब हम जो कस्टमर का इनवॉइस हम पोस्ट करेंगे, सो हम्म। दैट टैक्स अमाउंट शुड बी ऑटो पिक्ड फ्रॉम दैट प्राइसिंग प्रोसीजर क्रिएटेड बाय एसडी टीम। प्राइसिंग प्रोसीजर से आपका बेस प्राइस आएगा जब एसओ अच्छा। आपने बनाया। वहां पर कंडीशन आपकी स्टार्ट हो गई पिक होने की, टैक्स कोड क्या आ सकता है, हाँ। और फाइनल क्या आएगा। सपोज एसओ बनाते टाइम टाइम आपने VK11 अपडेट किया, टैक्स कोड लगाया AB, बट जब बिलिंग करी आपने वहां पे चेंज कर दिया, तो फिर टैक्स कोड AB नहीं आएगा, कोई और आएगा जो आपने चेंज कर दिया, जो लेटेस्ट अच्छा। अपडेट होगा वो मैं देख तो लेते हैं। तो हमारे पास हाथ में रहता है कि उसको चेंज करने के लिए। हाँ हाँ, अभी दिखाता हूँ। ये मैंने एक बिलिंग डॉक्यूमेंट लिया। अब पहले तो मैं आपको एक सेकंड थोड़ा छोटा कर लूँ। स्क्रीन पूरी विजिबल है ना आपको? जी सर। ठीक है, मैं एक एक्सेल ओपन करता हूँ, बिकॉज ये क्लाइंट के डेस्कटॉप पे आ गया हूँ मैं। देखो से, एक तो यहाँ पे एक्सेल नहीं चलता, ठीक है, मैं वापस अपने डेस्कटॉप पे जाता हूँ। ये चलेगा ना? इसको बंद कर दीजिए, साइन इन टू गेट। अच्छा। नहीं नहीं, वो VPN उनके में डेस्कटॉप अलाउड, एक्सेल अलाउड नहीं कर रहा था, लॉगिन करना पड़ेगा पहले आईडी हम्म। से। ठीक है। अब SD का प्रोसेस जो होता है, पहले होता है SO, फिर होता है बिलिंग, फिर होता है अकाउंटिंग। यहाँ तक जो काम होता है SD का होता है वैसे ही। बट यहाँ पर जब पहुंचने से पहले बिलिंग में अगर इशू आ रहा है तो इशू हो सकता है टैक्स कोड का, तो FI वाला देखेगा। बेस प्राइस का कुछ इशू है तो SD वाला देखेगा। तो देखना पड़ेगा बिलिंग में इशू क्या आ रहा है। हो सकता है कोई और भी इशू आ रहे हो, फंड मैनेजमेंट का आ रहा हो, और कोई कॉस्ट सेंटर का आ रहा हो, बहुत सारे इशू आ सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है हम्म। कि बिलिंग पे इशू क्या है। अगर इशू है ये टैक्स से रिलेटेड तो टैक्स वालों का काम है, मतलब फाइनेंस वालों का। अगर इशू है बेस प्राइस, या फिर स्टैम्प ड्यूटी नहीं पिक हो रही, या फिर और कोई कंडीशन बिजनेस ने कहा था कि ये आनी चाहिए नहीं आ रही है, तो वो फिर SD वालों का काम है। अब उसको समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बिलिंग ले लेता हूँ। ये मैंने बिलिंग ले ली, लेटेस्ट वाली लेते हैं, तो 24 की है।
29/11/24 की लेटेस्ट है इस वाले सिस्टम में। अब देखो जब मुझे बिलिंग ओपन करनी है ना तो VF03 करना है। ये मेरी बिलिंग ओपन हो गई। अब देखो इस बिलिंग के कितने सारे लाइन आइटम हो। रियल टाइम में ये ऐसे होती है। और जरूरी नहीं है सब बड़ी सारी लाइन आइटम हो, एक दो भी हो सकते हैं। अब रियल टाइम देखो सिस्टम कैसे होता है। जब हम टेस्ट सिस्टम बना रहे होते हैं तो हमें लगता है कि बस यही बिजनेस के सिनेरियो अलग अलग हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें बिजनेस सिस्टम सेटअप करना होता है। अब हम चलते हैं, पहले तो इसका एसओ क्या है, एसओ समझना हो तो ये ना डॉक्यूमेंट फ्लो का बटन है, इस पर क्लिक करो। ये जो बिलिंग है मेरी 2077, इसका एसओ है ये वाला। अब एसओ पर क्लिक करके डिस्प्ले करो। अब आ गए आपके एसओ पे। अब एसओ पे आपको देखना है कि क्या क्या कंडीशन आएंगी मेरी, जो एस एस डी वाले ने बनाई है। तो डबल क्लिक करो किसी लाइन आइटम पे। फिर इसके बाद इस कंडीशन के टैब पे जाओ। यहाँ पे देखो ये कंडीशन आएंगी। ये बेस प्राइस की कंडीशन है, प्राइस मैनुअली डाला उसने। फिर राउंडिंग ऑफ की कंडीशन है। फिर फ्रेट की कंडीशन है। फिर मेरी टैक्स कोड की कंडीशन आ गई MWST, MWS की रेट। फिर उसके बाद और कंडीशन है। आगे देखो एस कैश डिस्काउंट की भी आई है। ये कुछ और कैश डिस्काउंट है। ये सारे जो है SD वालों का काम है। हमारा काम खाली यहाँ पर इस चीज़ का है, और किसी चीज़ का नहीं है। तो बाई चांस कभी किस सिनेरियो में आ जाए कि कंडीशन FI वालों के थ्रू पिक करवानी है, तो आप कंडीशन बनाओगे। और उसको ये प्राइसिंग प्रोसीजर के थ्रू आ रही है सारी कंडीशन। ये कंडीशन भी जो आ रही है प्राइसिंग प्रोसीजर के थ्रू आ रही है सारी कंडीशन। अब इसको समझने के लिए कि इसमें कितना परसेंट टैक्स कोड आएगा, उसको इसको सेलेक्ट करो और एक कंडीशन रिकॉर्ड पे जाओ। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, 80। 80 का मतलब, ये मैं यूरोपियन के हिसाब से समझा रहा हूँ। इंडिया के हिसाब से थोड़ा डिफरेंट होता है। इंडिया के हिसाब से होता है ये और ये बस, वो भी समझते हैं। अब कंट्री क्या है ये, 80। 80 मीन ऑस्ट्रिया। अब ये टैक्स डिपार्चर कंट्री की माल कहाँ से गया, कौन सी कंट्री में गया, इटली में। CTC क्या था, कस्टमर टैक्स क्लासिफिकेशन। कस्टमर टैक्स क्लासिफिकेशन कहाँ देखते हैं वो मैं भी बताऊंगा। फिर मटेरियल टैक्स क्लासिफिकेशन। अगर मेरा इन ये कॉम्बिनेशन है तो मेरा कौन सा टैक्स कोड आना चाहिए वो मैं अपडेट करूंगा VK11 में। अब दिखाता हूँ मैं इस कॉम्बिनेशन पे। VK11 MWST में कंडीशन है मेरी। अब देखो यहाँ पे बड़े सारे वो बने हुए हैं टेबल्स। अब देखो ये जो है कंट्री डिपार्चर एंड डेस्टिनेशन, तो इसका मतलब ये इस वाले में फॉल करेगा। मतलब माल जो है डोमेस्टिक नहीं है। ये जो सिनेरियो डोमेस्टिक नहीं है, एक्सपोर्ट हो सकता है या फिर ये वाला सिनेरियो हो सकता है। अब चेक करते हैं। अब मैंने डिस्प्ले करना है, सॉरी, VK13 WST। अब हम जब टेस्ट सिस्टम में देख रहे थे दो टेबल थी, अब यहाँ पे मल्टीपल टेबल है। तो वो एक्सेस सीक्वेंस बना के, अब मैं कह रहा हूँ कि टेक्स्ट डिपार्चर कंट्री मेरी 80 है, ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रेलिया से हमारा गया डेस्टिनेशन कंट्री इटली। अब आगे CTC MTC 11 है, वो हम देखते हैं आगे। नहीं, ये वाला एक्सेस सीक्वेंस नहीं है। बैक जाओ, दोबारा एंटर करो, एक्सपोर्ट पे जाओ। एक्सपोर्ट पे गए, देखो अब यहाँ पे एक और दो फील्ड और आ गई, कस्टमर टैक्स क्लासिफिकेशन मटेरियल। तो यहाँ पे 1 करो, यहाँ पे 1 करो। अभी तक आपने टैक्स कोड देखा हमारे इस बिलिंग में या एसओ में, आपको टैक्स कोड दिखा अभी तक? नहीं। नहीं नहीं। दिखा ना, नहीं दिखा। अब मैंने इस कॉम्बिनेशन से एक्सेस सीक्वेंस चलाई और एग्जीक्यूट करता हूँ, तो टैक्स कोड दिखा आपको? राइट। ये मेरा मास्टर डेटा है जो हम FI वाले मेंटेन करते हैं। अब मैं कह रहा हूँ जब भी ये सिनेरियो होगा तो मेरा टैक्स कोड AS होगा। अब देखते हैं AS है कि नहीं। ठीक है, एनालिसिस में जाइए, MWST कंडीशन में जाइए। अब देखो ये वाली कंडीशन यूज हुई है, ये दोनों। पहले में तो कुछ था नहीं तो ये डिलीटेड है शायद, देखो। दूसरी वाले में जब हम गए तो उसने बताया कि ये है। अब कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखो, ऑस्ट्रेलिया से माल गया इटली, CTC था 1, MTC था 1। क्लियर? कैसे हम्म। चेक करते हैं अब एक्सेस सीक्वेंस? अब जो मेरा टेक्स्ट कोड AS था, देखो उसने यहाँ पे पिक तो कर लिया कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे यहाँ पे।
बट टैक्स कोड जो है बिलिंग के टाइम पे लगेगा, क्योंकि वहां पे कैलकुलेशन होगी। अभी इसने यहाँ पे कैलकुलेशन करी है, इसने खाली कॉम्बिनेशन पिक कर लिया कि ये सिनेरियो जो मेरा है एक्सपोर्ट का सिनेरियो है, कि गोइंग, जो गुड्स आर गोइंग फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। अब इसमें भी एक और सिनेरियो है जो यूरोपियन के हिसाब से मैं समझाऊंगा अगर आपको। ऑस्ट्रेलिया यूरोप में आता है, इटली भी यूरोप में आता है, तो माल जो एक्सपोर्ट हो रहा है विद इन यूरोप हो रहा है। तो इसलिए ये कॉम्बिनेशन था। हो सकता है अगर माल आउटसाइड यूरोप जाता तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन होता, वन और टू होता। जैसे यहाँ पे CTC MTC 1-1 है। यहाँ पे होता ऑस्ट्रेलिया से माल जा रहा है यूएस में, तो CTC 1 की जगह 2 होता मे बी, और MTC भी 2 होता मे बी। तो कॉम्बिनेशन बिजनेस बताएगा, अपडेट आपको करना है। और यहाँ पे लिखा हुआ लायबल फॉर टैक्स, फुल टैक्स, तो पूरा टैक्स लगेगा। अब AS टैक्स कोड देखते हैं। टैक्स कोड कैसे देखते हैं? टैक्स कोड। वैसे तो हमने एफ डी यहाँ पे एक्स पी। FTX पे टैक्स कोड देखते हैं, बट हमने यहाँ पे देख ही लिया कि AS टैक्स कोड जो है 0% का बना रखा है। ये गलत भी हो सकता है, परसेंटेज गलत भी मेंटेन हो सकती है। जो मेंटेन होगी वो पिक हो जाएगी। अब एक बार FTX पे देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया का लिए टैक्स कोड है, अब AS है, 0% ही है। अब इसका वीक के 11 भी 0% था। और ये आउटपुट के लिए है, देखो आउटपुट, ये कंडीशन। अब ये कंडीशन में अगर देखना चाहो, अगर आप अगर मेंटेन करी हुई है टैक्स क्लासिफिकेशन AS, तो 0% ही है। तो टैक्स जो आएगा वो 0% आएगा। अब चलते हैं बिलिंग में। चलते हैं बिलिंग में। तो ये जो कंडीशन जो कॉम्बिनेशन है, मतलब हम्म। ओरिजिन डेस्टिनेशन हम्म। एमटीसी हम्म। सीटीसी, हम्म। ये वीके 11 में एफआई कंसल्टेंट ही बनाएगा हाँ। फॉर ईच एंड एवरी कंट्री और मटेरियल कैटेगरीज एज पर द हाँ। बिजनेस रिक्वायरमेंट। और एज पर द बिजनेस डिस्कशन, ये नहीं एज कि पर आप बिजनेस। अपने आप ही बस बना लो। आपको, क्योंकि आप इंडिया से हो, इंडिया से ना भी हो, आप किसी भी कंट्री से हो, आप सपोज बेल्जियम का काम कर रहे हो, बेल्जियम कंट्री से हो, बट आपको बेल्जियम को सारे पता है, बट जिस बिजनेस के लिए काम कर रहे हो उनका तो नहीं पता। तो उनके साथ डिस्कशन करोगे कि आपके कितने सिनेरियो बनते हैं, माल कितने जगह से कितने जगह जाता है, CTC क्या है, MTC क्या है, उनका कॉम्बिनेशन बना के फिर आप उनको कहोगे कि भाई इस कॉम्बिनेशन में आपको कौन सा टैक्स कोड आना चाहिए। टैक्स कोड आप दे दोगे उसे कि ये टैक्स कोड हमारे सिस्टम में क्योंकि ये परसेंटेज है, तो वो आपको फिर बना के दे देंगे इस वाले कॉम्बिनेशन में ये टैक्स कोड आना चाहिए, इस वाले कॉम्बिनेशन में ये टैक्स कोड आना चाहिए। समझ फिर आप गया। VK 11 अपडेट कर दोगे। फिर जब ये प्राइसिंग प्रोसीजर में जो एसओ वगैरह रेज करेंगे तो उस टाइम पे एफआई का जो बनाया गया होगा तो वहाँ पे कंडीशन टाइप वहाँ पे हम्म। आ जाएगा। अब देखते हैं बिलिंग में। अब यहाँ पे ओके वापस चलते हैं, अभी सर। अभी मैं। हाँ, हाँ। वाइल बिलिंग कवर करेंगे सर, हाँ। उसके बाद एक काम करेंगे क्या? हाँ। वीके 11 जाके जो हमने ये जो कॉम्बिनेशन बात की है ना, हाँ। हाँ। एक बार हमें क्रिएट करेंगे क्या वहाँ पे वीके 11 में? हो सकता देखो, है क्या? VK 11 क्रिएट है, उसके बेस पे मैं अभी आपको चेंज कर दूंगा टैक्स कोड, और टैक्स कोड नया वाला आएगा वो मैं दिखा दूंगा, क्योंकि ओके परफेक्ट। ये क्लाइंट का सिस्टम है तो मैं ज़्यादा चीज़ें छेड़ नहीं सकता। टैक्स कोड चेंज करके वापस सही कर देंगे हम। तो हम ये देखेंगे ठीक। टैक्स कोड चेंज हुआ नहीं हुआ, तो अब बिलिंग में चलते हैं। अब बिलिंग में भी कि आपको अगर चेक करना हो, ये होता है हेडर लेवल। जैसे हम्म। आपका FI का भी हेडर लेवल होता है, लाइन आइटम लेवल होता है। सेल्स का भी हेडर लेवल और लाइन आइटम होता है, तो ये होता है आपका हेडर लेवल। आप हेडर लेवल पे जाओ, यहाँ पे भी कंडीशन का टैब है, कंडीशन पे जाओ, तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि टोटल क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे मेरा टैक्स जो है 0 आ रहा है, क्योंकि 0% मेंटेन था। बट SO पे हमें टैक्स कोड नहीं मिला था। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे तो हमें टैक्स कोड मिलेगा, बट टैक्स कोड हर लाइन आइटम का अलग होगा, बिकॉज हर लाइन आइटम पे मटेरियल अलग यूज होगा। यहाँ पे सब हम्म। में सेम यूज हो रखा है, नहीं तो हर लाइन आइटम का मटेरियल अलग होगा। मटेरियल के अंदर मटेरियल टैक्स क्लासिफिकेशन अलग हो सकता है। तो टैक्स कोड जो है आपको लाइन आइटम पे दिखेगा। लाइन आइटम पे डबल, पहले मैं आपको हेडर दिखाया था क्या क्या होता है। यहाँ पे आए तो यहाँ पे आपको वही सारी चीज़ें दिखा देंगे कि मेरा टोटल इन्वॉइस जो है 28,000 यूरो का है। इसमें और कौन सी कंडीशन पिक हो रही है? देखो ये मेरी 0% की है तो 0 आ रहा है। और क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ ये कैश डिस्काउंट चल रहा है, SKTO कोई प्राइसिंग के अंदर कंडीशन लगी हुई है। फिर मेरा अमाउंट ये बचा, फिर कोई ये
कमीशन कुछ है, एक्रूवल कुछ होगा, फिर डोमेस्टिक फ्रेट है, फिर उसके बाद टोटल ये मेरा ये इनवॉइस का अमाउंट आ गया। ठीक है। अब चलते हैं लाइन आइटम पे, अब हर लाइन आइटम को समझते हैं। एक लाइन आइटम पे गए, यहाँ पे कंडीशन पे, अब यहाँ पे ना और भी चीज़ बताता हूँ। ये वाले प्लांट से माल जा रहा है, ये वाली स्टोरेज लोकेशन है जहाँ पे माल पड़ा है, जहाँ से माल जा रहा है। और क्या होता है? ये कंट्री ऑस्ट्रेलिया, अब ये जो कंट्री होती है अकाउंटिंग की, ये होती है डिपार्चर कंट्री। आपको मैंने वैसे वहां पे बता दी इजी वे में। अगर आपको एसओ के अंदर भी देखनी है तो यहाँ पर दिखती है डिपार्चर कंट्री। अब कहाँ पे माल जा रहा है, ये रे डेस्टिनेशन कंट्री। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन क्या यूज हो रही है, ये वाली। अब बाकी चीजें हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिवीजन, ये एसडी का काम है, बट आपको पता हो तो ठीक है, और कुछ बताने की जरूरत नहीं। देखो प्रॉफिट सेंटर जो है ये आ रहा है। ये कैसे आ रहा है, ये मटेरियल के अंदर अपडेट होता है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। बट अभी हमने प्रॉफिट सेंटर किया नहीं, बट आपको बता दूंगा कि बाद उस टाइम पे हम शायद मटेरियल के अंदर ना आ जाए। अब चलते हैं कंडीशन के अंदर। कंडीशन के अंदर ये हम लाइन आइटम पे आए हैं। हाँ, लाइन नंबर 32 पे। अब देखो प्राइसिंग क्या था, बेस प्राइस ये पर लाइन का है। जो हम अभी पहले चेक कर रहे थे हेडर, वो सारी लाइन का टोटल था। अब मैं जाता हूँ टैक्स वाली कंडीशन पे। ये वाली। अब करता हूँ कंडीशन रिकॉर्ड। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा कि यही कॉम्बिनेशन आ रहा है जो हमने सेल्स ऑर्डर में चेक किया था। ठीक है, सेम है। अब मैं इस सेलेक्ट को सेलेक्ट करके ना डबल क्लिक करता हूँ। टैक्स कोड दिख गया आपको? अब इस टैक्स कोड में देखो, आपको बता दिया कि एम अकाउंट की है, मतलब जीएल जो आएगा एम से आएगा। ये और डिफॉल्ट टैक्स, वाला लिए हुए हैं। हाँ मतलब डिफॉल्ट, यूरोप में ज़्यादातर डिफॉल्ट ले लेते हैं। नहीं तो ईएसए और ईएसई भी चलता है, वो भी डिफॉल्ट ही है यूरोप के लिए। यूरोप के लिए ज़्यादातर डिफॉल्ट, वैसे तो ज़्यादातर कंट्री डिफॉल्ट ही यूज़ करती हैं। बट जहाँ पे बिजनेस कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होते हैं तो वो मल्टीपल बनाते हैं, तो वहाँ पे डिफॉल्ट नहीं होता। बहुत तो अच्छा। ये टैक्स कोड आ गया एएस, इसकी अकाउंट की आ गई AMWS। तो इसके अंदर जो जीएल होगा वो पिक होगा, और ये 0% टैक्स कोड है तो कोई जीएल होगा ही नहीं। अब आगे देखते हैं। अब मैं इसको सेलेक्ट करके कंडीशन में आपको बता दी कि क्या कॉम्बिनेशन आ रहा है, और एनालिसिस में चलते हैं कि कौन सी कंडीशन यूज हो रही है। MWST के अंदर चलते हैं। ये MWST है। इसके अंदर देखो दो चीजें यूज हो रही हैं, एक तो जहाँ पे ये एरर है ये डिलीटेड है, फिर ये वाली कंडीशन यूज हो रही है, ये 0% की है। उसका कॉम्बिनेशन आ रहा है ये। ठीक है। अब चलते हैं अकाउंटिंग पे। अब अकाउंटिंग पे जाने के लिए अभी आपका टैक्स कोड आ रहा था एएस, अब एएस टैक्स कोड आना चाहिए मेरी अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग पे गए, ये मैंने अकाउंटिंग का डॉक्यूमेंट पे डबल क्लिक किया। अब यहाँ पे देखो एएस आ रहा है। राइट। एएस था 0%, तो कोई लाइन आइटम बनेगी नहीं। बट आपको देखना है कि क्या कैलकुलेशन हो रही है इस टैक्स कोड की। कि आपकी सपोज यहाँ पे लाइन आइटम आ रही है 5-6% की, आपको देखना है कि क्या परसेंटेज कैलकुलेट हो रहा है। तो यहाँ पे टैक्स का टैब है, ये मेरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स का टैब। अब यहाँ पे तो बता रहा है कि जीएल ये वाला है जो मेरा AS MWS कंडीशन के अंदर मेंटेन है। टैक्स अमाउंट मेरा 0 है, बेस अमाउंट मेरा इतना है, और टैक्स कोड मेरा ये है, और टैक्स रेट क्या है 0%। तो ये आपको पूरा यहाँ पे दिख जाता है। तो ये तो हो गया आपका एसओ प्रोसेस। अब मैं आपको बताता हूँ CTC और MTC कहाँ पे अपडेट होता है, कहाँ से पिक होता है। अब मैं, ये मटेरियल है मेरा, डबल क्लिक किया इस पे, ये मैं मटेरियल पे आ गया, इस पे डबल क्लिक किया। अब देखो ये मेरा आ गया। अगर ऑस्ट्रेलिया की कंट्री है तो मेरा क्या टैक्स MTC आएगा, 1 आएगा। अब देखते हैं 1 फुल टैक्स है। टेस्टिंग सिस्टम है तो इसलिए हो भी सकता है गलत हो, बिकॉज फुल टैक्स में आपका वहाँ पे 0% टैक्स कोड आ रहा है। हाफ टैक्स, लो रेट टैक्स, मिक्स रेट, जो भी इस कंट्री के लिए चलता होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए, नो टैक्स के लिए आपको 0 लगाना है, अगर हाफ लगाना। अब यहाँ पे तो आपने कॉम्बिनेशन लगा दिया कि 0 1 2। इस कॉम्बिनेशन के सामने जो टैक्स कोड आपने अपडेट किया वीक 11 में वो आएगा। आपने यहाँ पे तो लगा दिया फुल टैक्स 1, बट आपने लिया 0% का टैक्स कोड, तो वो आएगा तो 0% टैक्स कोड। आपने या तो यहाँ गलत लगाया या फिर टैक्स कोड गलत लगाया है। बट कॉम्बिनेशन के बेस पे जो आप टैक्स कोड अपडेट करोगे, उस टैक्स कोड के अंदर जो परसेंटेज मेंटेन है, कैलकुलेशन उस परसेंटेज पे कैलकुलेट होगी। क्लियर? जी अब सर।
अब चलते हैं एम सी टी सी भी देखते हैं। ये एम टी सी हमने देख ली। ये मेरा कस्टमर का है, ये मेरा कस्टमर है पीएल। इस पर डबल क्लिक किया, नहीं जा रहा। अकाउंटिंग पे चलते हैं। अकाउंटिंग में कस्टमर मिलेगा हमें। ये मेरा कस्टमर है। इस लाइन को डबल क्लिक किया, ये मेरा कस्टमर है, इसको डबल क्लिक किया, ये आपको बीपी पे ले गया, बिजनेस पार्टनर पे। अब यहाँ पे सेल्स और सेल्स एंड और डिस्ट्रीब्यूशन का टैब होना चाहिए। पहले ये एफआई कस्टमर है, इसको एसडी कस्टमर सेलेक्ट करो। एसडी कस्टमर मतलब ये थर्ड वाला रोल हो गया। जैसे आपने बनाया था ना जनरल रोल, एफआई रोल, एसडी रोल, तो आपको फिर सीटीसी जो है एसडी के रोल पे मिलेगा। यहाँ पे एसडी रोल सेलेक्ट किया, आपका सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, इसको क्लिक करो। अभी हमने सेल्स ऑर्गेनाइजेशन क्या थी हमारी, 1101। देख लेते हैं क्या था। हाँ ये वाली है, इसको सेलेक्ट करो, ट्रांसफर, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब जो सीटीसी की इंफॉर्मेशन है वो आपको बिलिंग में मिलेगी। बिलिंग में आए, यहाँ पे देखो ऑस्ट्रेलिया के लिए वन लाइबल फॉर टैक्स, ये तो लाइबल फॉर टैक्स है बट आपका 0% आ रहा है, बिकॉज इसके कॉम्बिनेशन के साथ आपने टैक्स कोड लगाया एएस। एएस 0% था, तो इसलिए 0% आया। क्लियर हुआ कॉम्बिनेशन कैसे पिक होता है, क्या लिंकिंग है टैक्स फ्रॉड की परसेंटेज की और सीटीसी एमटीसी की, वीके 11 की। यस, बहुत लेवल तक क्लियर हो रहा है। अब एक बार टेस्ट रन करते हैं हम, क्योंकि हम एसओ बना नहीं सकते। अब हम क्या करते हैं, रिवर्स करके एक नया टेक्स्ट कोड डालते हैं, एएस की जगह कुछ और डालेंगे और फिर देखते हैं क्या आता है। अभी ये मेरी बिलिंग है, इसको मेरे को रिवर्स करना है, तो VF11 में जाते हैं। VF11 में गए, यहाँ पे मैंने बिलिंग डॉक्यूमेंट नंबर डाला। एसओ नंबर नहीं, बिलिंग डॉक्यूमेंट नंबर। मैं पहले आपको एसओ भी दिखाता हूँ दोबारा। एक वीके एलिमिनेशन करेंगे, वहाँ पे देखेंगे कैसे हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं, अगर हो हाँ वही सकता है तो। वो बनाता हूँ। अभी फ्लो में गए, मैं वापस एसओ में जा रहा हूँ। एसओ के अंदर आपका यहाँ पे कंडीशन में आए और MWST कंडीशन में गए, आपका टैक्स कोड ES है एसओ लेवल पे। अब मैं रिवर्स कर रहा हूँ VF11 से बिलिंग। मेरा प्रोसेस होता है एसओ बिलिंग अकाउंटिंग। जब मैं बिलिंग रिवर्स करूंगा तो अकाउंटिंग भी रिवर्स ऑटोमेटिकली हो जाएगी। VF11 में मैंने बिलिंग डॉक्यूमेंट नंबर डाला, एंटर करो। अगर इसके अंदर अब आप जा पा रहे हो तो इसका मतलब आप रिवर्स कर पाओगे। अगर आप एंटर करते हुए दिखाता है इनकरेक्ट कुछ है, तो आपको वो पहले ठीक करना पड़ेगा। तो इसमें हम बिलिंग डॉक्यूमेंट कैंसिल, तो जब आप बिलिंग कैंसिल कर रहे हैं तो अकाउंटिंग भी कैंसिल होगी। मैंने सेव कर दिया, तो मेरा एक नया डॉक्यूमेंट बना, सेव्ड हुआ है, नो जर्नल एंट्री जनरेटेड। अब हमें देखना कि इशू क्या आ गया, कि एंट्री जनरेट क्यों नहीं हुई। इसके लिए चलो VF03798, VF02 करते हैं। VF02, यहाँ पे अकाउंटिंग रिलीज करने का बटन है, रिलीज टू अकाउंटिंग, क्योंकि इसकी अकाउंटिंग नहीं हुई। पहले चेक कर लेते हैं, देखो अकाउंटिंग हुई है नहीं हुई। तो इसने बिलिंग तो रिवर्स कर दी पर अकाउंटिंग नहीं करी, उसका कोई इशू होगा। अब यहाँ पे क्लिक करो, रिलीज टू अकाउंटिंग, ऑटोमेटिक क्लियरिंग दिस एंड कैंसिल नोट पास, तो कुछ ना कुछ इशू तो है। ये ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्या क्या हो सकता है। पीरियड ओपन नहीं है, देखो आ गया, इजी हो गया। ठीक है, अब ये टेस्ट सिस्टम है, देखते हैं मेरे पास एक्सेस है कि नहीं, मतलब क्वालिटी सिस्टम है। और इस पीरियड के लिए आ रहा था। वो भी 52। एक सेकेंड। 11वां पीरियड, अब हम 2024 का, हम 2025 में बैठे हैं। इज नॉट ओपन फॉर वेरिंग 1101, देखते हैं अलाउ कर, प्लान नहीं करता। 52 एक कर रहा है, ठीक है सिस्टम ओपन है। तो हम इसको 24 कर देते हैं, वापस हटा देंगे, सही कर देंगे। ठीक है, अब वापस चलते हैं। ठीक है, अब ये रिलीज करते हैं। अब कुछ हो रहा है, देखो वो वाला इशू रिजोल्व हो गया। नाउ वी आर गेटिंग अनदर इशू, ट्रांजैक्शन सीओ थ्रू पोस्टिंग फ्रॉम एफआई हैज बिन लॉग। अब ये सीओ वाला देखेगा, ट्रांजैक्शन सीओ थ्रू पोस्टिंग फ्रॉम एफआई हैज बीन लॉग, बिजनेस ट्रांजैक्शन सीओ फ्यूचर कैन बी एबिलिटी लॉग, लिमिट Because this is पीरियड। an there's an SD entry. That's why they have logged the FI entries. नहीं नहीं नहीं, ट्रांजैक्शन सीओ
एफआई के साथ साथ सीओ में भी एंट्री जा रही है। आपने हाँ। एसडी की बिलिंग करी, उसके बाद एफआई में तो जाती जाती है। अब एफ सीओ भी एक मॉड्यूल है, फीको जैसे हमारा पूरा फीको मॉड्यूल होता है, इसके अंदर सीओ में हम बेसिक चीजें करते हैं, कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग, प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग। बट सीओ एक कंप्लीट मॉड्यूल है। उसमें मैनेजमेंट की रिपोर्टिंग उसको देखनी होती है कि मेरा किस मटेरियल पे प्रॉफिट होता है, किस लोकेशन पे होता है, तो वो सीओ के थ्रू जाता है। प्रोडक्ट एनालिसिस होता है पूरा। तो उसमें पोस्टिंग जाने से थ्रू एफआई इज लॉक। तो एसजी का इशू नहीं है, ये सीईओ का इशू है या फिर एफआई का इशू है। और ये इशू मोस्टली सीईओ का ही है। अगर किसी को आता हो एफआई को तो बात अलग है, अगर हम जैसे इसको देख भी लें, बट वैसे हम करेंगे नहीं क्योंकि बाई चांस उन्होंने कर रखा हो और मैं कुछ चेंज नहीं कर सकता, गूगल भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, काम करते हैं, लेटेस्ट वाला कोई डॉक्यूमेंट देखते हैं, अगर कुछ और मिलता है तो। चलो लेटेस्ट ही देखा था हमने ये। अच्छा है, लेटेस्ट है, 17/6 का है, इसमें इशू नहीं आना चाहिए। ZSO क्या है, S2 सॉरी। अब जैसे हमारे पास एफआई में डॉक्यूमेंट टाइप होते हैं ना, KR KG DR DG लाइक दैट। सेल्स साइड पे बिलिंग टाइप होते हैं। ZS2 बताएगा कि मेरा इनवॉइस है या क्रेडिट नोट है, देखते हैं। ZS2 बताएगा कैंसल क्रेडिट मेमो, तो ये नहीं लेना हमें, हमें लेना है इनवॉइस। ZF2 होगा। ZF2 तो इसको फिल्टर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला ले लेते हैं। अब इसको दोबारा भी समझाया था आपको और क्लियर हो जाएगा। BF03 में चलते हैं। बिलिंग डॉक्यूमेंट नंबर डाला मैंने, यहाँ पे 4 मटेरियल है। हेडर पे गए, कंडीशन पे गए, टोटल इतना इनवॉइस है, बेस प्राइस, ये मेरी 0% आ रही है। यहाँ पे भी ES टैक्स कोड आ रहा है। कॉम्बिनेशन क्या आ रहा है वो देख लेते हैं, वहाँ पे जाके दिखेगा। कॉम्बिनेशन आ रहा है अगर ऑस्ट्रेलिया से रशिया या रोमेनिया, रोमेनिया वैसे आ रहा है, रोमेनिया माल जा रहा है और CTC MTC 11 है, तो टैक्स कोड आपने AS लगा रखा है। हम उसको चेंज करेंगे और देखते हैं कि हम कोई और इशू तो नहीं आ रहा। पहले इसको रिवर्स करते हैं। BF11 सेव, तो आपके डॉक्यूमेंट रिवर्स हो गया। अब मैं पहले आपको ये भी देखो, अब पूरा अकाउंटिंग भी हो गया, आपको इशू नहीं आया ना यहाँ पे। यहाँ पे दिखा रहा है डॉक्यूमेंट हैज बीन सेव्ड, उसके आगे लिखा नहीं है कि नो एंट्री जनरेट, इसका मतलब अकाउंटिंग भी हो गई है। अब मैं वो आपको दिखाता हूँ। BF03 में गए, मैंने बिलिंग डॉक्यूमेंट नंबर डाला, ये कैंसिल वाला, इसकी अकाउंटिंग देखी मैंने, ये आ गई। अब देखो अकाउंटिंग अपोजिट, अपने आप सब कुछ अपोजिट हो गया, कुछ नहीं करना पड़ा आपको। वापस चलते हैं। ये मेरा रिवर्सल कैंसिल डॉक्यूमेंट है, कैंसिल इनवॉइस देखो। अब इसका मेरे को देखना है कि ओरिजिनल क्या था, तो क्लिक करो डॉक्यूमेंट फ्लो पे। ये मेरा कैंसिल है, अब मेरे को कैंसिल की ही वो दिखा रहा है डिटेल। वो क्यों, मैं दोबारा दिखाता हूँ। पहले बना SO, फिर बनी बिलिंग, फिर बनी अकाउंटिंग। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। फिर मैंने बिलिंग को रिवर्स किया, कैंसिल किया और अकाउंटिंग भी बनी। SO तो यहाँ भी सेम है, SO तो चेंज नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पे कहूँ SO नंबर 1 है, करेक्ट। SO तो हमने नहीं छेड़ा, हमने बिलिंग को रिवर्स किया, उसको कैंसिल कर दिया और अकाउंटिंग भी कैंसिल हो गई। तो मैं अपना SO के अंदर जाऊंगा तो मेरे को पूरा डॉक्यूमेंट फ्लो दिख जाएगा। अभी मैं क्या हूँ, कैंसिल डॉक्यूमेंट के अंदर। मैं SO पे सेलेक्ट करूंगा, क्लिक करूंगा डिस्प्ले, और दोबारा डॉक्यूमेंट फ्लो पे जाऊंगा। अब मेरे को कैंसिल पूरा दिखना चाहिए। एक सेकंड, डॉक्यूमेंट नंबर। अब एक काम करते हैं, ये मेरा SO है, इसको कॉपी करो। इसको देखने के लिए VA03 में जाओ। अब जाओ डॉक्यूमेंट फ्लो पे। हम्म, एक सेकंड, दिख रहा नहीं दिख रहा।
इनवॉइस, अच्छा ये पूरा यहाँ दिख तो रहा है शायद। इनवॉइस यही था हमारा, इनवॉइस ये था कंप्लीट क्लियर, बट इसके अंदर क्यों नहीं दिख रहा? इसके अंदर जाऊँ, डॉक्यूमेंट फ्लो, या तो इन्होंने सिस्टम डिज़ाइन ऐसे किया है। नहीं तो एसओ के अंदर जब जाओगे ना तो उसके अंदर क्या क्या हो रखा है सारा दिखता है। अगर मैं किसी एक एसओ को ढूंढता हूँ, किसी और को देखते हैं एसओ को। देखो, ये भी पूरा नहीं दिख रहा। ठीक है, बट जब आप भी एसओ में जाओगे ना, जब आपको एसओ नंबर मिल जाएगा VS03 में जाओगे तो आपको पूरा फ्लो दिखेगा। कितनी बार आपने अकाउंटिंग एंट्री करी है, कितनी बार बिलिंग हुई है, कितनी बार रिवर्सल करी है, वो पूरा आपको यहाँ पे दिखेगा। वो फिर आपको समझना है। ठीक है, अभी हम कर रहे थे, ये मेरा रिवर्सल डॉक्यूमेंट था। अब मेरा टेक्स्ट कोड क्या आ रहा था? AS, करेक्ट। करेक्ट। और वो किस कॉम्बिनेशन पे आ रहा था? कौन बताएगा? 80 80 MTC1 CTC1। 82RO, रोमेनिया में जा रहा था माल। देखो हाँ, यहाँ पे 80 देखो। 80 RO also was there। 80 RO हाँ क्योंकि MTC1 CTC1। हाँ, अगर यहाँ पे देखोगे तो 80 से माल जा रहा था रोमेनिया में, हम्म। CTC MTC1 था। अब चलते हैं VK12 में, चलते हैं क्योंकि हम चेंज करते हैं। उसके अंदर जाते हैं, ठीक है, WST। क्या था मेरा एक्सपोर्ट का सिनेरियो? अब यहाँ से मेरा माल आर हो गया रोमेनिया, CTC1 MTC1 एग्जीक्यूट किया, तो यहाँ पे AS है। AS में यहाँ पे 0% है, तो ये काम करते हैं, टेक्स्ट कोड को देख लेते हैं जिसमें परसेंटेज ऑस्ट्रेलिया के लिए। A1 आउटपुट का देखना है हमें, ये इनपुट का है, हमें देखना आउटपुट का। तो हम ये देख सकते हैं वैसे, ADAEAF, तो हम इजी वे में 10% वाला लेते हैं। ठीक है, इसे कैलकुलेशन जल्दी समझ, AD 10% है, ठीक है, हम AD ले लेते हैं। तो मैंने AS को कर दिया AD, यहाँ पे डाल दिया मैंने 10% सेव। ठीक है, अब मैंने इस कॉम्बिनेशन पे टेक्स्ट कोड चेंज कर दिया, AS की जगह AD कर दिया। अब हम चलते हैं वापस अपना VF03, इसके अंदर जाओ। अब देखो एसओ में ना क्या होता है, कई बार बिजनेस पे डिपेंड करता है कि उसने एसओ का डिज़ाइन कैसे बनवाया है। अब यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे डिलीवरी भी आ रही है, एसओ भी आ रहा है। अब हो सकता है कि आपको ये प्रोसेस करना आए ना, इसको प्रोसेस करने के लिए VF01 में जाना होता है, VF01। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर डालना है, या तो एसओ नंबर डालना है या फिर आउटपुट डिलीवरी डालनी है। पहले ट्राई करते हैं, क्योंकि क्या प्रोसेस बनाया है SG वालों ने वो हमें नहीं पता। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। अगर सही चल रहा होगा तो आपको करने देगा, अगर आप गलत डॉक्यूमेंट लोगे तो वो बता देगा नहीं। तो 11044467, ठीक है। अब मैं इसको एंटर करता हूँ, इनकरेक्ट, कुछ इनकरेक्ट है, लोग देखते हैं। अब ये बता रहा है दिस आइटम कैटेगरी कैन नॉट बी इनवॉइस विद बिलिंग टाइप। अब देखो, जब इन्होंने ये एसओ बनाया उसके बाद कुछ चेंज कर दिया होगा, ये वाली बिलिंग टाइप जो है, आइटम कैटेगरी जो है, इस वाले बिलिंग टाइप के साथ जेड आपको फिर नहीं नहीं ले सकते। तो हमें तो ठीक करना नहीं आता, ये एसडी वालों का काम है। तो हम यहाँ पे सिनेरियो ये भी नहीं रन कर पा रहे। ठीक है, एक आधा सिनेरियो और ट्राई कर लेते हैं, अगर कुछ मिल जाता है तो सही सा। हाँ देखो, इन ये रियल टाइम होता है, अभी ऐसे कुछ टेस्ट कर रहे हो, आपको ये इशू आ गया, तो आप एसडी वालों को बोलोगे मेरे को कोई सिनेरियो दे दो जिसमें मैं रिवर्स करके एंट्री कर पाऊँ, या फिर आप उसको कहोगे ये ठीक कर दे इशू। तो ऐसे मार्क को डिस्कशन करने होते हैं, ऐसे हमें डिफरेंट कंसल्टेंट को रीच आउट करना होता है। ठीक है, 3/12/2024 का है, ZF2 लेके देखते हैं एक बार। तो ठीक है, मैं डायरेक्टली रिवर्स कर रहा हूँ, या पहले मैं आपको दिखा दूँ इसमें क्या टेक्स्ट कोड आ रहा है। इसमें भी वही टेक्स्ट कोड लग रहा है मुझे, ये ऐसी है। ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन देख लेते हैं एक बार, कोई कॉम्बिनेशन चेंज करना होगा। इसमें माल जा रहा है ऑस्ट्रेलिया से नीदरलैंड,
पहले तो हमने जो कॉम्बिनेशन किया था ना चेंज, उसको सही कर देंगे वापस। देखो मैं 1-1 नहीं डालता, मैं देखता हूँ कितने कॉम्बिनेशन बने हुए हैं ऑस्ट्रेलिया से डोमिनिक जाने के लिए। तो CTC 1, MTC 1 का एक सिनेरियो बना हुआ है, और CTC 9, 9 क्या है? फुल टैक्स एग्जाम्पशन। तो यही 0% का होना चाहिए, गलत मेंटेन कर रखा है। तो ये 20% का है। ठीक है। हम इसको नीदरलैंड का देखते हैं कि कितने सिनेरियो बनेंगे। हमारे पास तो एक ही सिनेरियो भी करना, यहाँ भी दो बनेंगे। इसको हम चेंज करेंगे, पहले हम रिवर्स कर लेते हैं। मैंने इसको रिवर्स किया, इसने भी इशू दे दिया, नो जनरल एंट्री जनरेटेड। तो इसको देख लेते हैं क्या इशू है। ये फिर FICO थ्रू वाली एंट्री का भी इशू आएगा, या पीरियड का हो सकता है। नहीं, FI वाली लॉक है। तो हम सिनेरियो तो नहीं बना पा रहे, क्योंकि ये एक तो यूरोपियन सिस्टम है, और SG वाला भी होगा तो वो साथ में हेल्प करेगा, CO वाला होगा तो वो साथ में हेल्प करेगा। इतने कॉम्प्लिकेशन है इसमें। जब हम करंट डेट पे होते हैं तब हमें इशू कम आते हैं, बिकॉज ये प्रीवियस ईयर का है, तो चीज़ें लॉक हो चुकी हैं और उस पर काम नहीं करना अलाउड नहीं है, तो इसलिए कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होगी। बट आपको VK11 अब क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस, नो, मे बी। वाह वाह वाह। अच्छा ठीक है। अब और क्या था? एंड टेबल सर में सर थोड़ा सा रिकैप करिए। एक्सेस सीक्वेंस कंटेंट करता है वेरियस कॉम्बिनेशंस। एक्सेस सीक्वेंस कंटेन करता है वेरियस वेरियस कॉम्बिनेशंस। वेरियस टेबल्स, जो कॉम्बिनेशन आप मेंटेन करोगे टेबल्स के अकॉर्डिंग। करेक्ट। सो हम्म। ईच टेबल कंटेन्स वेरियस कॉम्बिनेशंस। हम्म। एंड VK11 में जाके हम टैक्स रेट डिफाइन करना पड़ता है अगेंस्ट दोज रिकॉर्ड्स और द कॉम्बिनेशंस। राइट, राइट। फैंटास्टिक। और ये VK11 इज फॉर सेल्स सिनेरियो। हाँ, F11 इज फॉर प्योर सिनारियो। VK11 इज फॉर सेल्स सिनेरियो, FA11 इज फॉर फाइनेंस सिनेरियो। MM के लिए भी मैं आपको बताता हूँ। वही MM सिनारियो है ना, F11 फिर MM चले परचेज के लिए। FI MM, सॉरी, FA11 MM FI के लिए चलता है। बट जैसे हमने VK11 अपडेट किया है, वैसे ही हमें MEK1 अपडेट करना होता है फॉर MM। तो उसमें हमने F11 किए थे। हाँ, अच्छा। FA11 फॉर फाइनेंस है। MEK, क्योंकि हर कंपनी में अलग अलग है। अब यहाँ पे कंडीशन मुझे पहले देखनी पड़ेगी। हम देखते हैं कंडीशन क्या क्या हो सकती है। एक PO ढूंढते हैं। मैं PO पे भी आपको बताता हूँ PO को कैसे आता है। जैसे अभी आपने सेल्स ऑर्डर बिलिंग समझ लिया कि कहाँ पे MWST आती है, कॉम्बिनेशन कैसे पता चलता है, और वो कॉम्बिनेशन कहाँ पे अपडेट होता है, वो पता चल गया अब आपको। या अब हम PO ढूंढते हैं कोई पहले। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। परचेजिंग डॉक्यूमेंट हेडर, कंपनी को 1101। कितने PO है मेरे पास? और एक ही है, ठीक है। क्रिएटेड ऑन VK11 और आपने क्या बताया, ME11। MEK1। अभी वो एम ई रन के अभी वो रन करता हूँ। PO को देखने का ट्रांजेक्शन पड़ता है ME23N। करेक्ट करेक्ट, उस PO को देखने के लिए। ठीक है। ये MEK है ना। अभी अभी नहीं किया, अभी मैंने MEK1। अभी मत जाऊँ वहाँ पे, अभी मैं खाली PO ढूंढा है मैंने टेबल में, जो परचेज की टेबल होती है उसका मैंने ओके। PO ढूंढा। मैं PO के अंदर जाके समझा रहा हूँ पहले आपको, फिर बताऊंगा कि वहाँ से अपडेट किया या नहीं किया इन्होंने। नहीं तो वहाँ से अपडेट होता है, नहीं तो फिर FE11 से आता है। वो डिपेंड करता है आपने कहाँ से कॉम्बिनेशन मेंटेन किया। ठीक है, ये आपका PO ओपन हो गया। अब PO के अंदर जाके आपको समझना है कि इसमें क्या टैक्स कोड आया, क्या कॉम्बिनेशन आया। तो उसके लिए आपको इनवॉइस पे जाना है। अब देखो यहाँ पे टैक्स कोड नहीं है, तो इसमें यहाँ मैं अंदर नहीं जा सकता, तो मेरे को दूसरा PO ढूंढना पड़ेगा। देखिए, स्टैंडर्ड PO ही है, इक्वल से आइडेंटिटी। लगाओ पीछे।
अभी बताओ। सागर भाऊ। हेलो। हेलो। हाँ सर, वो सुने जा रहा है, मतलब आपका पीछे भी और भी आवाज़ आ रहा था, ऐसे मैंने थोड़ा म्यूट में जाओ। अच्छा। सॉरी सर। नहीं कोई बात नहीं सर। नहीं नहीं, कोई नहीं। सागर आप महाराष्ट्र से हो क्या? नहीं नहीं, मैं यूपी से हूँ। ओके ओके, क्योंकि आप अपना प्रिया भटनागर बोल के हैं जो अपना बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वो भी भटनागर है, नहीं तो मैं सोचा कि आप महाराष्ट्र से हो। नहीं नहीं, मैं यूपी से हूँ, उत्तर ओके प्रदेश। ओके। हम्म। आपकी मम्मी की तबीयत सही है ना संतोष जी? जी भाई, वो तो रेगुलर है, क्या बताएं, उम्र का हिसाब में चलते रहे। पिताजी भी है ऑलमोस्ट, अब ही इज सही है ना, अबाउट जैसे पहले से 72। हाँ हाँ प्रॉब्लम? अब तो नॉर्मल है। थैंक यू। चलो भाई। यू हैव कॉल्ड मी मल्टीपल टाइम टू चेक द स्टेटस, तो थैंक नहीं यू नहीं, फॉर एवरीथिंग। नहीं। कोई पीओ नहीं मिल रहा जहाँ पे टैक्स कोड हो। तो हेडर है वैसे। एक सेकेंड, अब हम पहले तो मुझे लाइन आइटम की टेबल ढूंढनी पड़ेगी, टेबल याद नहीं आ रही मुझे लाइन आइटम की। वो लोहरी जीरो। ठीक है, पीओ। यहाँ पे यहाँ पे मैं टैक्स कोड की फील्ड ढूंढ लेता हूँ, MWST है कोई? नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, आनी चाहिए ये। अच्छा, यहाँ पे फील्ड का नाम दूसरा है, MWSKZ है। अब मैं यहाँ पे ढूंढता हूँ नॉट इक्वल टू ब्लैंक, नॉट इक्वल टू ब्लैंक। अब कितनी एंट्री आ रही है, ठीक है, तो ठीक है। अब देखते हैं लेटेस्ट व्यू। देखो ऐसे टेबल्स खोज में जाके काम करते हैं कि मेरे को कोई डेटा ढूंढना है। अब मेरे को हो सकता है कि इस टेबल में ना मिले, तो एक सेकेंड। ओके, तो हो सकता है मेरे को जो मेरे पहली वाली टेबल देख रहा था हेडर वाली, वहां से मैं सारे पीओ उठा लेता, फिर यहाँ पे डालता और फिर देखता कि टेक्स्ट कोड है कि नहीं। तो ऐसे आपको कॉम्बिनेशन दिमाग में लगाने पड़ेंगे मेरे को कैसे डेटा मिल सकता है। अब मेरे को ये सारे पीओ मिल गए टेक्स्ट कोड वाले। अब इसमें देखते हैं कौन सा हमारे काम का है। एक ही पहले ओपन करते हैं। हम्म, ठीक है। अब मैं जाता हूँ इनवॉइस पे। यहाँ पे देखो ए एन टैक्स कोड लगाओ। अब मैं टैक्स 6 के अंदर जाऊँगा, यहाँ पे देखो 20% और 100% लगा हुआ है। अब मैं ये भी आपको समझाता हूँ, ये अच्छा हुआ देख गया। कई बार ये रिवर्स चार्ज का हो जाता है कॉम्बिनेशन। अभी मेरा बेस अमाउंट है 250, इस पे टैक्स लगा मेरा ये वाला जिसको मैंने माइनस किया, और फिर यहाँ पे मैंने 50 रुपये प्लस कर दिया, तो मेरा ये प्लस माइनस जीरो हो गया और बेस प्राइस सेम रहेगा। तो उसको कहते हैं रिवर्स चार्ज का कैलकुलेशन। अब ये किस कॉम्बिनेशन के हिसाब से ये वाले कॉम्बिने वो आए हैं, तो कंडीशन पे जाओ, सेलेक्ट कर लो एक। देखो कंट्री AN, मतलब यहाँ पे कंट्री वाइज हुआ है तो F11 से ही आया होगा। तो MEKN में डिफरेंट हो जाता है, तो मैं यहाँ पे F11 में जाता हूँ, F13 में दिखाने के लिए। कंडीशन क्या थी हमारी, NLXA, NLX 80 के लिए मेंटेन किया। देखो हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं, AN ये वाला है 20% का। ठीक है, अभी कोई दोबारा जाते हैं ये सर एनालिसिस हम में जाके। ये सर हम क्या कर रहे हैं, एम ई के एन के लिए? नहीं, अभी MEKN में नहीं गए, अब बार बार मत जाओ। अभी मैं जब जाऊंगा मैं आपको दिखाऊंगा। अभी हम पीओ ओके समझ रहे हैं, पीओ में टैक्सेस कहाँ देखते हैं, ओके कंडीशन ओके कैसे ओके आती है, परसेंटेज। ठीक ओके है, ओके ये ओके। जैसे हमने एसओ में देखी थी कंडीशन, यहाँ पे आगे कॉम्बिनेशन। अब एनालिसिस में जाते हैं। जी सर।
कि ये जो मेरा कॉम्बिनेशन आया, अब जाके देखो ये वाली कंडीशन, यहाँ पे ये वाली कंडीशन पिक हुई है, तो कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन कंटिन्यू थी, इसलिए ए एन आया। अब इसमें भी देखें तो ए एन था, एक तो मैंने यहाँ पे जाके सेकंड वाली कंडीशन में जाते हैं, वो जो पहली कंडीशन है ना, ये पहले टेबल है, यहाँ पे मल्टीपल टैक्स कोड मेंटेन है कि मेरे ऑस्ट्रेलिया के लिए इतने सारे टैक्स कोड है। अब आप सोच रहे हो कि मेरा वहाँ पे ए एन टैक्स कोड आया, तो कैसे आया? यस, नो, मे बी, बताइए। आपका यहाँ पे टैक्स कोड कैसे आ गया है मेरी कंट्री 80 के लिए? तो मेरे पास तो यहाँ पे 27 टैक्स कोड है, तो हम्म। उसने ए एन टैक्स कोड क्यों लिया? क्योंकि ये मेंटेन किया गया है। मेंटेन तो सर 27 है, आप देखो, मेंटेन 27 है मेरा। ऑस्ट्रेलिया कंपनी के लिए 27 टैक्स कोड अवेलेबल है, ए हम्म। एन ही क्यों आया? बताइए, गेस कीजिए। कभी एम एम ए, वी एफ 11 और एम ई के वन दोनों ट्रांजेक्शन कोड यूज होती है। अभी इस केस हम्म। में एम ई के वन अपडेट नहीं होगा, इस केस में खाली एफ ई 11 से काम चल रहा है, एम ई के वन का यूज नहीं है, बट मेरे करंट प्रोजेक्ट पे हम एम ई के वन से पिक कर रहे हैं। उसका मैं बताऊंगा क्यों, और इसमें बताऊंगा क्यों आपका 27 में से ए एन टेक्स्ट कोड क्यों ले रहे हैं। आप गैस करके देखिए अगर कर सकते हैं। एनी आइडिया? हम्म। मैं बता, उस जो बंदा पीओ बना रहा था, उसको पता था कि मेरा ये जो सिनेरियो है इस वाले टेक्स्ट कोड के लिए ए है, तो उसने यहाँ पे मैनुअली एंटर किया। दैट्स इट। नहीं तो सिस्टम को कैसे पता चलेगा जब मैं ऑस्ट्रेलिया का काम कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास 27 टैक्स कोड है, तो मेरे को ए एन लेना है या ए एम लेना है? वहाँ पे हम्म। बिजनेस ने डाला है कि भैया ये मेरा सिनेरियो ए एन टैक्स कोड के लिए, तो मैंने एंटर किया। इस केस में हम्म। एम ई के वन अपडेट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप मैनुअल अपडेट कर रहे हो, बट एफ 11 आपका अपडेट होना चाहिए परसेंटेज। अगर वो मैनुअल नहीं डालता और अगर इन्होंने सिस्टम डिजाइन ऐसे किया होता कि वो चेक करता कॉम्बिनेशन, क्योंकि यहाँ पे देखो कॉम्बिनेशन में दिखा नहीं पा रहा, देखते किसी और पीओ में दिखा पाता हूँ कि नहीं। मेरे ख्याल से यहाँ भी मैनुअली डाला हुआ, देख लेते हैं। इनपुट कंडीशन, यहाँ भी मैनुअल डाला, तो इस वाले कंपनी में जो है टेक्स कोड पीओ लेवल पे मैनुअल डालते हैं। एसओ हम्म। लेवल पे ऑटोमेटिक पिक होता है, पीओ लेवल पे मैनुअल डालते हैं कि ए टू टेक्स कोड होगा या ए थ्री होगा, ए फाइव होगा, वो डालते हैं। बट अगर मैनुअल नहीं होता, वो कहते हैं कि नहीं हमें मैनुअल नहीं चाहिए। एक सेकेंड, अगर पीओ नहीं मिल रहा मुझे, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है ऐसे समझाना। तो मैं एम ई के वन देखते हैं, मेंटेन है एम ई के नहीं है। हम्म, देखो ये सारे कॉम्बिनेशन है, अब इसमें देखते हैं। इजी कॉम्बिनेशन, प्लान परचेज मटेरियल कंट्री, देखते हैं इसमें कुछ मेंटेन है। परचेजिंग कॉम्बिनेशन, मटेरियल हटा देते हैं, लाने के लिए। तो एम ई के वन जो होता है, वो होता है आपका पीओ लेवल पे ऑटोमेटिक टैक्स को पिक करवाने के लिए। K1 या KN? वन वन जो मैंने ऊपर लिखा हुआ, ओके। एम ई के वन, क्रिएट कंडीशन। जैसे आपने वी के 11 में कंडीशन क्रिएट करी थी, वो थी सेल्स के लिए, हम्म। परचेज के लिए होती है एम ई के वन में। आपकी कंडीशन है ये वाली इनपुट की, आपके पास ये कॉम्बिनेशन आ गए। आप किस में अपडेट करना चाहते हैं कि जब आप पीओ बनाओ तो सिस्टम क्या क्या चेक करे कि प्लांट कौन से प्लांट में माल आ रहा है मेरे,
कौन सी परचेज ऑर्गेनाइजेशन मेरा माल खरीद रही है, मटेरियल कौन सा आ रहा है, कौन सी कंट्री से आ रहा है, उस कॉम्बिनेशन में आप मेंटेन कर रहे हो सपोज। तो सिस्टम चेक करेगा, अगर वो सब चीज़ें उसको मिल रही हैं तो इसके अंदर जाके देखेगा कि इस कॉम्बिनेशन में कौन सा टैक्स पर मेंटेन है, तो वो ऑटोमेटिक पिक कर लेगा। जो अभी आप मैनुअल डाल रहे हो वहाँ पे ऑटोमेटिक पिक कर लेगा। जो वहाँ पे VK11 होता है, यहाँ पे MEK1 होता है, 1। एम ई के वन होता है फॉर परचेज। बट 90% कंपनी जो है ये मेंटेन नहीं करती हैं, वो मैनुअल डालती हैं। बट जहाँ पे वो ऑटोमेटिक चाहते हैं पिक करना, तो उसके लिए आपको यहाँ से पिक करवाना है, यहाँ पे अपडेट करना कंडीशन। मेरे पास पिछले क्लाइंट का सिस्टम नहीं तो उसमें हमने ऑटोमेटिक पिक करवाया था, और मेरे करंट ऑफिस के सिस्टम में भी हम एम ई के वन से पिक कर रहे हैं। बराबर सर, MEKN भी किस लिए है? अपन देखते हैं, हो सकता है कोई ट्रांजेक्शन कोड हो। ये देखिए, मेंटेन कंडीशंस फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड परचेजेस। एम ई के एम ई के एन तो कुछ भी नहीं ट्रांजेक्शन। नहीं है। नहीं। इट इज फॉर MEK1, मैं सोचा कि MEKN। ठीक है ठीक है, समझ गया समझ गया। टू चेंज के लिए, थ्री डिस्प्ले के लिए इजी वाला देखते हैं तो दिखता है। तो एंट्री अगर ये है, ये कोई मेंटेन ही नहीं है तो इसलिए नहीं आ रहा। उन्होंने सिस्टम डिजाइन इस वे में किया कि वो पीओ लेवल पे एंटर करें कि क्या टेक्स्ट कोड होगा, क्या कैलकुलेशन होगी, वो भी चेक करते होंगे हाँ सही हो रही है, फिर सेव करते होंगे पीओ। फिर इस पीओ बनने के बाद फिर जाते हैं कहाँ पर, आप बताइए आप लोग एफ आई इन्वेस्ट कैसे करेंगे। किसमें? पीओ पीओ नहीं बात। पीओ पे टैक्स कोड आ गया, पीओ बन गया। अब फाइनेंस वाले को इन्वॉइसिंग करनी है इस पीओ की, तो क्या ट्रांजेक्शन कोड से करेंगे। माइरो। करेक्ट। तो माइनर में जाके इन्वॉइसिंग होगी, वहाँ पे टैक्स कोड आएगा ऑटोमेटिकली। अगर आपको चेंज करना तो आप वहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, या मैं आपको दिखाता हूँ, एक पीओ हम ऊपर करते हैं वापस। इसे ले लेते हैं, ये वाला पीओ ले लेते हैं सपोज। अब मायरो पे चलते हैं, कंपनी कोड, यहाँ पे मैंने पीओ डाल दिया, इंटर करा। ठीक है, ये पीओ पूरा यूज हो चुका है तो इसलिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं इसमें। तो अब यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको अपने आप टैक्स कोड दिख जाएगा, वो जो A2 डला हुआ था। अगर आप चेंज करना चाहते हो यहाँ पे चेंज कर सकते हो। फिर यहाँ पे चेंज करने के साथ साथ लाइन आइटम पे भी चेंज कर लेना, एंड देन सिमुलेट करोगे तो आपको दिख जाएगा कि क्या कैलकुलेशन होगा। फिर आपको एक तरह से FB70 की तरह ही है, बट आपको पीओ डालना पड़ता है, और डेटा सारा पीओ से लेके आ जाता है। जो नहीं लेके आता वो आपको चेक करना है, वही डालना है। ठीक है, देखो वेंडर अपने हम्म। आप लेके आ गया, आपको नहीं डालना। पोस्टिंग डेट तो करंट की में से लेता ही है, डॉक्यूमेंट डेट आपने डाली। अगर कोई दूसरा पीओ लेके देखे जिसमें कुछ एक हो जाए, दूसरा भी हिस्ट्री दिया अवेलेबल लेके देख। ठीक है, नहीं सारा पीओ यूज है। तो बस आपको पीओ पे आगे एंट्री करनी है, डेटा डालना है, अमाउंट आपको देखना है। यहाँ पे लाइन आइटम आ जाएंगे, कितने लाइन आइटम ओपन है। अमाउंट दिखाता हूँ, यहाँ पे आते हैं लाइन आइटम पे। अब पीओ, अगर आपको पीओ देखना भी है, ये मेरा पीओ है। तो अभी इसका अगला स्टेप भी नहीं हो रखा। पीओ बनने के बाद मीगो होती है कि माल मेरे पास कितना आ गया। जब माल आ जाएगा तब वो यहाँ पे आपको डेटा दिखा देगा ऑटोमेटिकली। अब पीओ को लेके चलते हैं मीगो पे, करेंगे नहीं पर मैं आपको बताता हूँ क्योंकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। पहले मीगो होती है, मीगो बताता है कि मेरे पास गुड्स आए हैं। जब ये गुड्स आए राइट। तभी आयर होगी। आयर तब भी कर सकते हो पहले भी मीगो से, बट वो आपको सिस्टम डिजाइन करना पड़ेगा, उसका भी दिखाता हूँ आपको। बहुत सारी चीज़ें ना आपको कंफ्यूज कर देंगे कई बार, मुझे लगता है आपको बताने पे। ये देखो यहाँ पे है ना, GR बेस इनवॉइस, मतलब जो इन्वॉइसिंग है GR के बेस पे होगी। अब इसको अनटिक करोगे तो आप, मीगो तो तब भी करनी है आपको, बट फिर आपको ये मैंडेटरी नहीं है कि मीगो करनी है, फिर हम डायरेक्ट माइगो भी कर सकते हैं। ठीक है। अब मीगो हो नहीं रखी, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे करते हैं। JR एंट्री।
GR एंट्री, मीगो पे गए, यहाँ पे मटेरियल डॉक्यूमेंट नंबर डाला, PO नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, तो हो सकता है कोई चीज़ें इशू हो यहाँ पे। यहाँ पे देखो अलग अलग ऑप्शन होते हैं, यो रिसीट इशू, हमें इसे हमको रिसीट करनी है, ठीक है। अब हम पहले क्या कर रहे थे, गुड इशू कर रहे थे, गुड इशू तो करना नहीं हमें, हमें हम्म। माल एंटर करना है। तो देखो सारी चीज़ें आ गई, सारी चीज़ें PO से उठ के आ गई। यहाँ पे डिलीवरी नोट नंबर डालो, कुछ है आपके पास, बिलिंग डॉक्यूमेंट नंबर, हेड टैक्स डालना डालो, डेट चेक करो। उसके बाद हर PO का अलग प्रोसेस हो सकता है, मतलब फाइनेंस वालों को समझने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपको कभी टेस्टिंग करनी हो तो बस आप खाली आओ। 72 क्वांटिटी में से मैं एक क्वांटिटी कह रहा हूँ मैं परचेज, मतलब आ रही है, कहाँ पर आ रही है, ये वाले मूवमेंट टाइप क्या यूज हो रही है, ये मूवमेंट टाइप होती है, वो हम जब FI MM FI SD इंटीग्रेशन समझेंगे तब तो आपको थोड़ा पता चलेगा। 101 का मतलब है गुड रिसीट हो रही है, ये माल आ रहा है। और कुछ जानना है आपको? अब हम यहाँ पे चेक करो कि सब कुछ डल गया, सब कुछ सही है, सब कुछ ओके है। अब आप पोस्ट कर दोगे तो एक मटेरियल आ जाएगा, ठीक है। बट हम्म। ये हम, मैं करना नहीं चाह रहा, बट आप यहाँ पे पोस्ट करोगे तो ये मीको पोस्ट हो जाएगी। उसके बाद माइरो जब आप करोगे, PO नंबर डालोगे, तो ये जो अपने मीको करिए, एक क्वांटिटी आपको पिक होके आ जाएगी। 72 क्वांटिटी है उस लाइन आइटम में, आपके पास एक आ रही है अभी, क्योंकि आपने ऑर्डर 72 का दिया है, पर अभी एक आई है, तो एक आपके यहाँ पे पिक होके आ जाएगी, सही बात है। ठीक है। यानी इनवॉइस पोस्ट करने टाइम पे ये भी अच्छा, ये तो माइरो हम कर रहे हैं, राइट? ये माइरो करेंगे। सही बात है। मीको में खाली ये बता रहे कि मैंने PO में बताते कि हम इतनी चीज़ों को ऑर्डर दे रहे हैं, मेरे यहाँ पे आना चाहिए, ये प्राइस है। एक तरह से PO इट इज़ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि मेरा क्या PO, क्या मटेरियल है, कितनी क्वांटिटी है, क्या प्राइस है, कब तक आएगी, कौन सी लोकेशन में आएगी, कहाँ से आएगी, दैट्स इट। मीगो पे आप बता दो कि कितना माल मेरा आ गया। इस लाइन में 10 लाइन आइटम थी, इस लाइन आइटम में ये वाला मटेरियल था, इसके अगेंस्ट में मैंने 72 क्वांटिटी ऑर्डर करी थी, अभी मेरे पास एक आ रही है, फिर दोबारा शायद 10 आएंगी, फिर 5 आएंगी, 4 आएंगी, ऐसे करते करते आप करोगे तो 72 कंज्यूम हो जाएंगे। हम्म। तो फिर उतने के आप माइलो कर सकते हो। ये होता है पूरा प्रोसेस MM का। क्लियर? यस सर। तो आज के लिए यहीं स्टॉप करते हैं, बाकी जो एक दो चीज़ें और भी पेंडिंग है वो कल कंप्लीट करते हैं, एंड फिर आपका GST कंप्लीट है, ठीक है। और परफेक्ट कोई, सर। और कोई डाउट रिगार्डिंग GST? आपने बहुत अच्छा क्लैरिफाई दिए बिटवीन SDMM एंड FI का कॉम्बिनेशन। हाँ, वो मतलब बहुत इनिशियली अच्छा आपको है। जरूरत नहीं पड़ेगी ये सब चीज़ों की, जी। बट आपको अगर बेसिक आइडिया है तो आप किसी के साथ थोड़ा सा डिस्कशन भी कर सकते हो कि ये देख सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं, हम्म। बिकॉज इतनी चीज़ें ना बहुत एक्सपीरियंस के बाद आती हैं। पहली बात तो ट्रेनिंग में कोई नहीं छेड़ता इन्हें, वो इसलिए भी नहीं छेड़ते क्योंकि ओवरलोड हो जाएगा। सही बात है, सही ओवरलोड बात है। होने का मतलब है आप कंफ्यूज हो गए और आपको नहीं समझ आया, आपको कहेंगे यार मेरे को जो बेसिक समझ आना चाहिए था GST वो भी नहीं आया, हम्म। बट मुझे लगा कि आप लोगों को समझ आ रहा है इसलिए मैंने थोड़ा आगे की तरफ करा दिया, सही बात है, सही बात ठीक है। नहीं तो इतना एडवांस कराने का मतलब है सामने वालों को प्रैक्टिस करना और तो सामने वाले को समझ आना। है, सही अगर आ बात रहा है। है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं आ रहा तो टाइम वेस्ट ऑफ टाइम में, और मतलब ये सही तरीका नहीं है किसी को समझाने का, क्योंकि अगर सही सामने बात। वाले को A नहीं आ रहा, आप Z पे कैसे पहुंचेंगे? बस सही है। हाँ, तो जितना कम समझो, ज़्यादा समझ आए वो ज़्यादा बेटर है, और ज़्यादा समझो और ज़्यादा समझ आए तो वो तो और भी बेटर है। हम्म। और कभी ये मत समझना SCP में कि सब कुछ आ गया, सही बात है, कभी मत समझना, चाहे जितना मर्जी एक्सपीरियंस हो आप लोगों का। सही बात है। हाँ। सर ये GST के ऊपर जितना हम्म। सारा GST का कॉन्फ़िगरेशन होता है, फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग विद एक्सेस को हम्म। सीक्वेंस का एक्सेस सीक्वेंस, हम्म। create a table in M/03 or V/03, हम्म। देन VK11 और MEK1, एंड देन उसके हम्म। बाद तो ऑब्वियसली आपका जो कंडीशन टाइप है, प्रोसीजर है, टैक्स कोड है, सब कुछ है, राइट? हम्म। सो ऑल दिस थिंग्स, द GST का पूरा एंटायर कॉन्फ़िगरेशन विल बी डन बाय FI कंसल्टेंट। नहीं नहीं, GST का जितना मैंने आपको कराया उतना आपके लिए काम है, उसके हाँ, वही अलावा भी बता। काम होता है GST का जो SD का हाँ, करता है बंदा, उसके अलावा भी काम होता है जो MM का बंदा करता है, जो आपको बताया गया वो आपका काम है। गॉट दैट। सो ऐसे वो नहीं कि जो आपके काम करने से ये वाला काम GST का कंप्लीट हो गया, नहीं, इसमें SD का भी रोल है।
एसडी का रोल एसडी वाले को पता होना चाहिए कि मेरे को क्या करना है, एफआई वालों को एफआई का पता होना चाहिए। और धीरे धीरे जब आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेरा तो ये रोल है, इसमें तो एसडी उनका का क्या क्या रोल है? रोल है। हम्म। अगर कोई इशू आ गया, सपोज किसी ने आपको कहा यार ये इशू रिजोल्व कर दो, वो इशू एसडी का है और आपको यही नहीं पता, और आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, नहीं नहीं, आपको सीधा बोलना है कि ये इशू जो एसडी का है, दिस इज नॉट एफआई इशू। तो हाँ, अगर आपको आता है, आप अपना सीखना चाहते हो तो आप अपना एफर्ट लगाओ। समझ गया मैं। अच्छा, वो जो सेल्स ऑर्डर जो बन रहा था वहाँ पे हाँ MWST आया था, कंडीशन टाइप, राइट? हाँ हाँ। वो जो MWST का जो एंटायर पैकेज, मतलब जितना हम्म सारा कॉन्फ़िगरेशन उसके अंदर है, राइट? हम्म। वो सब कुछ तो FI कंसल्टेंट बनाया है, राइट? टैक्स के रिगार्डिंग। टैक्स के लिए, MWST के लिए। हाँ हाँ। तो हम्म। बाकी उसके साथ और जो कंडीशन टाइप आया हुआ है वो SD वाला बनाया वो है। एसडी वाले थे। SD वाला बनाया है, तो इसलिए GST का जो भी कॉन्फ़िगरेशन है हाँ। MWST के अंदर, कंडीशन टाइप के अंदर, हम्म। सब कुछ इंक्लूडिंग एक्सेस सीक्वेंस, टेबल एंड द रिकॉर्ड मेंटेनेंस, टैक्स रेट, एवरीथिंग हैज टू बी डन बाय FI कंसल्टेंट. हाँ हाँ हाँ। So that when they will create the PO or SO, so this MWST or this particular condition access sequence or condition type, it is called as access sequence. It will go to SO or PO directly. करेक्ट करेक्ट। तो ऐसा नहीं है कि अगर अब आपके कंपनी में खाली एफआई मॉड्यूल चल रहा है, Hmm. एसडी है ही नहीं, एमएम नहीं है ही नहीं, तो ना VK11 करने की जरूरत है, ना MEK1 करने की जरूरत है। फिर आपको FE11 भी करने की जरूरत है नहीं वैसे, बट हम करते हैं। सही बात आप है। FTXP में टैक्स कोड डालो, क्योंकि अब जब FI मॉड्यूल है तो आपको FB60 करना है, FB70 करना है, तो वहाँ पे तो मैनुअल टैक्स कोड सेलेक्ट करोगे। बट सही आपके बात। अगर कंपनी में SD मॉड्यूल भी है तो आपको प्राइसिंग प्रोसीजर SD वाला बनाएगा, उसकी कंडीशन बनाएगा, वो उसकी एक्सेस सीक्वेंस बनाएगा। MM हम्म वाला अपना MM के रिगार्डिंग काम करेगा, FI वाला अपने FI। तभी बड़ी कंपनियां जो प्रोजेक्ट देती हैं वो बड़ी कंपनी को इसलिए देती हैं बिकॉज उनके पास सारे कंसल्टेंट अवेलेबल होते हैं। हम्म छोटी कंपनी को कई बार बड़े प्रोजेक्ट इसलिए नहीं मिलते बिकॉज उनको लगता है कि हम बड़ा प्रोजेक्ट दे रहे हैं, इनके पास सारे कंसल्टेंट है कि नहीं। चलो हैं, मान लिए दो दो तीन तीन कंसल्टेंट सारे हैं, बट कौन सा बंदा कब छोड़ जाएगा। बड़ी कंपनी में क्या होता है, हजारों कंसल्टेंट होते हैं, क्या एक छोड़ के गया, मतलब हो सकता है वो दूसरे प्रोजेक्ट पे लगे होंगे बाकी सारे कंसल्टेंट, बट उनको पता है कि ये ढूंढ लेंगे, इनके पास बैकअप होते हैं, इनकी इनकी प्लानिंग है। डेलोइट के बाद अगर कोई किसी ने एक बड़ी कंपनी ने प्रोजेक्ट दिया तो उसको पता है यार इनके पास जो स्ट्रेंथ है वो अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, और मार्केट में लीडर है, इसलिए बड़े प्रोजेक्ट में बड़ी कंपनी को जाते हैं, छोटे प्रोजेक्ट छोटी कंपनी को चले जाते सही बात है। अच्छा, और एक बात है सर, हैं। कि जब ये SO क्रिएट होता है कि PO क्रिएट होता है, राइट? हम्म वहाँ पे अच्छा, उससे पहले एक बात है, जो MWST वहाँ पे जो सिलेक्ट हुआ था SO में, दैट वाज द हम्म। कंडीशन टाइप और एक्सेस सीक्वेंस. कंडीशन टाइप। So they gave the condition type as हाँ, an वो इस MWST. सिस्टम में MWST कंडीशन टाइप बने हुए, हमने GST में एक्सेस सीक्वेंस बनाया था MWST में, जो Got हमने that. कंडीशन के अंदर अपडेट किया था। Got it. So यहाँ पे इन्होंने बनाया है MWST, लेकिन वो एज ए CGST MW IGST ऐसे होना चाहिए ना? ये यूरोप का सिस्टम है सर, वहाँ पे GST नहीं, वहाँ वैट चलता है। अच्छा, वो जो अब्रोड का सिस्टम हाँ एप्लीकेशन तो ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, हाँ समझ हाँ। गया मैं। अब मैं बोलना क्या चाहता हूँ कि जब SO वहाँ पे सेटअप क्रिएट किया गया, वहाँ पे MWST जो कंडीशन टाइप इज ऑलरेडी पिक्ड, विच वॉज हम्म, क्रिएटेड बाई FI कंसल्टेंट. हाँ। अब मैं कहना चाहता हूँ कि जब मैं एक FI ट्रांजेक्शन पोस्ट करूंगा, हम्म राइट, तो मेरा मतलब एक इनवॉइस पोस्ट करता हूँ, राइट? सो इट हम्म। शुड ऑटोमेटिकली कम फ्रॉम द SO, राइट? और फ्रॉम PO. FI पोस्टिंग आप करते ही नहीं SO पे कभी। मायरो में अगर करूंगा तो, मायरो में करूंगा तो मुझे डालना जरूरत नहीं है सेपरेटली, इट विल कम डायरेक्टली फ्रॉम देयर. देखो देखो, पहले समझते हैं SO क्वेश्चन करो, SO बनाया, हाँ, फिर SO से मैंने बिलिंग करी। बराबर. जब आप बिलिंग करोगे तो अकाउंटिंग अपने आप हो जाएगी, आपको कहीं ऑप्शन नहीं मिलेगा टैक्स को एकदम डालने का। सही बात है. तो जब आप PO बना रहे हो, PO के बाद मीगो होगी, PO पे बराबर. आपका टैक्स कोड आया सपोज A1, हम्म मीगो पे कोई टैक्स कोड नहीं होता, मीगो पे आप ये बताते हो कि मेरे पास माल आया है। ठीक है, आप कर रहे हो माइरो, माइरो आप मैनुअली कर रहे हो, तो वहां पर आपको ऑप्शन होता है कि मैं A1 की जगह A2 कर लूँ या A3 कर लूँ। अगर आप नहीं करते तो वो ऑटोमेटिक उसको A1 दिखाता है, और आप जब पोस्ट करोगे तो A1 से टैक्स कैलकुलेशन कर देगा। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं A1 की जगह A2 करना है मुझे, तो आपको मैनुअली चेंज करना पड़ेगा। समझ गया, तो मतलब अगर मैं मायरो करता हूँ कि VF01 करता हूँ, उस टाइम पे ये टैक्स कोड एवरीथिंग विल कम ऑटोमेटिकली फ्रॉम द हाँ बैक एंड, बिकॉज दैट इज हाँ ऑलरेडी सेट बाय द SD और MM कंसल्टेंट इन द टाइम ऑफ हाँ प्राइसिंग प्रोसीजर क्रिएशन. हाँ हाँ, हाँ। बराबर है ना?
एग्जैक्टली। जो मैं नॉन एसओ कि नॉन पीओ इन्वेस्ट पोस्ट करता हूँ उस टाइम पे मुझे मैनुअली वो तो टैक्स एफबी कोड। 60 एफबी 70 में मैनुअली आपको डिसाइड करना है कि मेरा कितना परसेंट का टैक्स कोड यूज होना समझ चाहिए। गया मैं अभी, हम्म, हम्म, अंडरस्टूड नाउ, क्लियर, हम्म, वेरी गुड। और बताइए, और कोई डाउट? और हाँ, एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, अभी आप मिस हो गया था मुझसे। जीएल भी बनेंगे जब आप पोस्टिंग करोगे टैक्स की, तो टैक्स के हम्म। जीएल भी बनेंगे। सपोज ये बराबर। मैं टैक्स का जीएल ले ही लेता हूँ। वेट, एक सेकंड, इनपुट आउटपुट, इनपुट टैक्स का, ठीक है। मैंने एक जीएल आपको लिया, क्योंकि जीएल मास्टर भी समझना है आपको। अब जब ये जीएल बना रहोगे, ये बैलेंस शीट का बनेगा। ये बैलेंस शीट का क्यों बनेगा जीएल, पहले ये बताइए आप। बताइए क्या। आप लोग बताइए। इतना पहले जीएल के बारे में इतनी बार डिस्कशन हो गया, बैलेंस शीट जीएल कौन से होते हैं, क्यों बनते हैं? बराबर। बताइए, ये वाला जीएल बैलेंस शीट क्यों बनेगा? या इधर अदर लाइबिलिटी होगा और अदर रेवेन्यू होगा, मतलब करंट एसेट होगा और करंट लाइबिलिटी होगा। नहीं नहीं, बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट क्या है? अगर मैं कोई ये जीएल बैलेंस शीट बना रहा हूँ तो क्यों बना रहा हूँ? बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द अकाउंट इज बैलेंस शीट। चलो देखो, बैलेंस शीट, बट कोई लॉजिक मैंने बताया था आपको कि बैलेंस शीट अगर जीएल हम बनाते हैं तो क्या क्या लॉजिक होते हैं। अब यहाँ पे समझिए, कंट्रोल डेटा में चाहिए हम्म। इसको, ओपन हाँ। आइटम नहीं दिया हो ना, देना चाहिए था। बराबर। अब ओपन आइटम दे रहे हैं तो क्या पर्पस है? तो इट इज अ बैलेंस शीट अकाउंट नहीं, इट इज अ एंड बैलेंस शीट मैनुअली, अकाउंट। मैनुअली द ओपन आइटम और द सेटलमेंट हैज टू हैपन, वी हैव टू क्लियर मैनुअली सेटलमेंट सेटलमेंट टू बी हैपन, टू चाहे वो हैपन। मैनुअली हो या ऑटोमेटिकली हो। अगर मेरा इस पे इनपुट है तो इसको मैं क्लियर करूंगा, मैं इसकी पेमेंट करूंगा गवर्नमेंट को, या मैंने इसकी पेमेंट कर दी है वेंडर को, इसको क्लियर करूंगा आउटपुट के साथ। मतलब आई नीड टू क्लियर बैलेंस शीट अकाउंट विद अनदर एंट्री सेटल डाउन। तो वो होता है बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। और यहाँ पे ओपन आइटम होना चाहिए था, चलो छोड़ो, अब मैं टैक्स के रिलेटेड की बता रहा हूँ आपको। जीएस मास्टर डेटा में दो फील्ड होती है, ये वाली फील्ड टैक्स कैटेगरी, और पोस्टिंग विदाउट टैक्स अलाउड। इनका यूज क्या होता है? ये मैंने जीएल बनाया, मैं कह रहा हूँ हम्म। ये मेरा इनपुट का जीएल है। जब भी मैं इनपुट मतलब परचेज के आइटम कर रहा हूँ, परचेज का प्रोसेस कर रहा हूँ, तो इनपुट का टैक्स कोड आता है मेरा, जो भी मेरे टैक्स कोड है उसके अंदर मेंटेन है। तो मैं कह रहा हूँ कि जब भी ये जीएल आए ना, तो उस ट्रांजैक्शन में जो मैंने टैक्स कोड लिए हूँ वो खाली इनपुट के हूँ। इसका पर्पज ये होता है, वो मेरे हम्म। खाली इनपुट के हों, आउटपुट का अलाउड मैं ना ले पाऊँ। मतलब जब मैं हम्म। ये जीएल ले रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ इसको भी अगर करके। समझ गया मैं। बट क्योंकि ये ये टैक्स का जीएल है, मेरे को एक्सपेंस का लेना था आपको, वैसे मैं एक्सपेंस का, लेकिन आपको एग्जांपल भी करके दिखाता हूँ। एक्सपेंस, ठीक है, इसको देखो, क्योंकि जब आप एक्सपेंस कर रहे हो तो एक तरह से आप इनपुट का टैक्स कोड ही लोगे। या देखो यहाँ पे इन्होंने ब्लैंक कर रखा है, वो भी गलत है, या तो स्टार लगा देते और इसको टिक कर देते, मतलब ये कह रहे हैं इस वाले पे टैक्स कोड नहीं लेंगे, तो दूसरा लेते हैं कोई और। ये काम करते हैं। अब मुझे इसको कोई जीएल ढूंढना है एक्सपेंस का, जहाँ पे टैक्स कैटेगरी इनपुट की हो, तो बताओ कैसे ढूंढेंगे? मैं टेबल पे जाके ढूंढूंगा, बताओ कैसे ढूंढेंगे? बताओ बताओ, दोबारा बताइए सर, समझ नहीं आया। मुझे कोई जीएल ढूंढना है जिसकी टैक्स कैटेगरी इनपुट हो, मतलब मैं उस जीएल में खाली इनपुट टैक्स कोड ले सकता हूँ, उसका जीएल ढूंढना है मुझे टेबल पे जाके, तो कैसे ढूंढूंगा? वो जीएल का टेबल का नाम दिखना पड़ेगा, क्या एस है? के एस के A1, एस के B1, एस के B1 में देखते हैं क्या है। जीएल मास्टर कंपनी कोड, ठीक है, अब बताइए आगे। डालिए, कोई कंपनी कोड डालिए। कंपनी कोड अपना $001, ठीक है, मेरे पास इसमें एंट्री है, 2000 एंट्री है। हम्म। अब बताइए। अभी यहाँ पे अगर जीएल अकाउंट पता है तो डालिए। नहीं, जीएल अकाउंट ही तो नहीं पता, जीएल अकाउंट ही तो ढूंढना है। 2000 हाँ। में से जीएल अकाउंट ढूंढना है मुझे, जिसके अंदर मैं टैक्स कैटेगरी इनपुट की हो। तो आपको इनपुट टैक्स कैटेगरी, जो टैक्स इस कैटेगरी फील्ड है उसके अंदर डालना है। वो वाले जीएल उठा के दिखाओ मुझे जिसके अंदर इनपुट टैक्स कैटेगरी है। तो आइए नीचे, नीचे रहेगा कुछ इनपुट वगैरह कुछ रहेगा उसमें। इतनी मेहनत मार ला के मत करो, यहाँ के आओ, यहाँ पे F1 करो, टैक्स कैटेगरी है ना, इसकी F1 करो यहाँ पे। F1 के अंदर जाओ, इस वाले फोर्थ वाले बटन पे जाओ, हम्म। फील्ड है ये वाली, हाँ। ठीक है, इस वाली फील्ड को ढूंढो।
इस वाली फील्ड को यहाँ पे डाल दो, गेट फील्ड, इंटर करो, आ गई। बराबर। अब इसमें मेरे को डालना है, डबल क्लिक करो, इसको क्लिक करो, इक्वल्स टू वैल्यू, देखो कौन कौन सी है वैल्यू, यहाँ से आप ले लो, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू है, किसी ने माइनस लगा रखी होगी, किसी ने यहाँ पे ये लगा रखी होगी। चलो हम ये वाली लगाते हैं मतलब लेस देन का साइन है, यहाँ पे लेस देन का साइन लगा, जिस जिस जीएल में लेस देन का साइन है वो वाले जीएल पे को के आ जाएंगे। कितने जीएल आएंगे? 4 जीएल आएंगे खाली। अब देखो सीधा फिल्टर 2000 से सीधा 4 पे आ गया। हम्म। अब तो इजी है चारों को देखना कि चारों में से कौन सा एक्सपेंस का जीएल है। यस। अब FS00 में जाओ, अब इन जीएल को यहाँ पे डालो, 25, ये मेरा जीएल जो है बैलेंस शीट का है, तो ये नहीं, ये सारे बैलेंस शीट के जीएल मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस का जीएल नहीं था। अब इसमें हम एक और चीज़ भी कर सकते हैं, मैंने टैक्स कैटेगरी लगाई, इनपुट क्यों नहीं हम्म। चाहिए? अच्छा बट वो हम्म। इस वाली टेबल में होगा नहीं, वो दूसरी वाली टेबल में होगा, SK A1, कि मैं ये वाले जीएल को डालूं SK A1 में, कि जो उनसे प्रॉफिट एंड लॉस के हैं वो ये है कि नहीं। जब हम ऐसे कर सकते हैं, बाकी तो इसमें से तो कोई भी जीएल लगेगा। SK A1 में गए, यहाँ पे मैंने जीएल नंबर डाले सारे, सपोज 400 जीएल आया आपकी, अभी तो 4 है। अब यहाँ पे बैलेंस शीट है ये, अब इस पर क्लिक करो, इक्वल्स टू प्रॉफिट एंड लॉस के लिए मेरे को क्या चाहिए? प्राइमरी है। अब ये पूरा नाम आ रहा है यहाँ पे, फिल्टर हो रहा है, देखो ये बैलेंस शीट जीएल है या नहीं वो भी बताना है मुझे। यस नो, मुझे इनमें से चाहिए वो वाले जीएल जो बैलेंस शीट जीएल नहीं है। हम्म। एग्जीक्यूट किया, कोई भी नहीं है, ये सारे बैलेंस शीट जीएल, तो इसलिए एक नहीं निकाल पाया मैं जीएल वो जिसमें मैं पोस्टिंग कर सकता हूँ। ठीक है, अब एक बार दोबारा देखते हैं, SK B1 में कंपनी को टैक्स कैटेगरी, टैक्स कैटेगरी इक्वल्स टू, अभी मैंने ग्रेटर लेस देन का साइन डाला था, यहाँ पे एक और ऑप्शन भी है माइनस का, अब मैं माइनस का साइन डालता हूँ, मुझे कहीं कंपनी माइनस यूज कर लेती है, कहीं कंपनी वो करती है। 226 जीएल आए हैं, अब देखते हैं, अब पता चलेगा आपको कैसे। अब 226 जीएल है, अब मुझे नहीं पता कौन सा एक्सपेंस का जीएल है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी नहीं आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन नहीं आ रहा, डिस्क्रिप्शन आता है SK A1 टेबल में, तो मैं क्या करता हूँ उनको सबको कॉपी कर लेता हूँ, शायद होंगे नहीं, यहाँ से एक्सेल में लेना पड़ेगा, देखो नहीं कर रहा, तो मैं क्या करता हूँ, तो ये एक रेंज ले लेता हूँ, कॉपी हो गए। अब बताओ कॉपी क्यों हुए अभी और पहले क्यों नहीं हुए थे? लॉजिक बताओ। कंट्रोल आई दबाए होंगे आप। नहीं नहीं नहीं, कंट्रोल। दबाया सब कुछ सेम है, हम्म। तो बताता हूँ इसका भी लॉजिक, कई बार मैंने ये नोटिस किया है, मैं यहाँ पे जीएल डाल दूँ, ये देखो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है सर, SK B1 और SK A1 में? ये मेरी चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल की टेबल है, वो मेरी हम्म। कंपनी कोड लेवल की टेबल है, जो मेरा डेटा कंपनी कोड लेवल का है वो उसमें दिखेगा, जो चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल पे है वो यहाँ पे दिखेगा। बट चार्ट ऑफ अकाउंट इज अलाइन टू द कंपनी कोड, नो? नहीं लाइन है, बट अगर आपने कोई जीएल बनाया है तो हम्म। एक चार्ट ऑफ अकाउंट में बनाया है और आपके पास 3 कंपनी कोड है, अगर आपको उसने आपने उसको हाँ। असाइन एक ही कंपनी कोड में किया तो वो जीएल चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल पे तो है, बट आपने उसको कंपनी कोड एक ही में असाइन किया तो आप उसी में यूज कर सकते हो, दूसरी कंपनी कोड में यूज नहीं कर पाओगे। गॉट दैट। ठीक है, मैंने यहाँ पे जीएल डाल दिया, बैलेंस शीट पे जाते हैं, मैं चाह रहा हूँ कि इक्वल्स टू नॉन बैलेंस शीट जीएल चाहिए मुझे, नो। आप देखते हैं कितनी एंट्री बची, 226 में 190 एंट्री बची है। अब यहाँ पे मेरे पास डिस्क्रिप्शन भी होगा, क्योंकि चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल पे डिस्क्रिप्शन होता है, तो मैं यहाँ से समझ सकता हूँ कि कौन सा जीएल है मेरे। आगे ले आते हैं, अब मेरे को एक्सपेंस का जीएल ढूंढना आसान हो जाएगा। देखो वेजिस का दे सकते हैं वैसे तो, फेयर फेयरवेल एक्सपेंस का ले लेते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस जीएल में जाके कि क्या कर रखा है इन्होंने, और फिर मैं आपको पोस्टिंग करके दिखाऊंगा। अब इन्होंने क्या लगा रखा है? ओनली इन आउटपुट टैक्स इज अलाउड। ओनली इनपुट इन, इनपुट टैक्स इज अलाउड। और नीचे क्या लिखा हुआ? पोस्टिंग विदाउट टैक्स इज अलाउड, आइदर ठीक, से इसका मतलब ये होता है कि विदाउट टैक्स यू कैन पुट द एंट्री, अगर टैक्स हाँ, डालना है तो ओनली इनपुट, इनपुट हाँ टैक्स आप डाल सकते हो, हाँ, आउटपुट डाल अब नहीं सकते। एग्जैक्टली अब मैंने यहाँ पे वेंडर लिया, पोस्टिंग कर रहा हूँ मैं, वेंडर ये डिफाइन नहीं है इस कंपनी कोड में, दूसरा लेते हैं वेंडर।
ठीक है, यहाँ पे मैंने GL ले लिया, यहाँ पे मैंने 10,000 का अमाउंट ले लिया। ठीक है, अब इसमें तो कॉस्ट सेंटर भी डालना पड़ेगा बिकॉज एक्सपेंस की एंट्री है। मैंडेटरी है क्या वो? आप जो पूरा सिस्टम डिजाइन कर लोगे तो आपकी भी ये मैंडेटरी हो जाएगी टेस्ट सिस्टम में। अभी हम्म। हमने वो टॉपिक किया नहीं है, कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग, प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग। तो एक्सपेंस का GL जो भी होता है उसमें आपको, कॉस्ट सेंटर डालना पड़ता है। हाँ देखो अभी क्या बता रहा है, कॉस्ट सेंटर डालना है, अभी हमने डाला है, ये तब भी नहीं ले रहा है, शायद ये गलत वाला होगा कुछ। कंट्रोलिंग एरिया उसको उठाते रिस्पॉन्सिबल को, और इनका शायद इंग्लिश का नहीं है, दूसरी लैंग्वेज में है, सही वाला DE वाला लेते हैं। ठीक है, ले लिया, क्योंकि उन्होंने इंग्लिश वालों को एक्टिव नहीं कर रखा अपनी लैंग्वेज में, बाहर का सिस्टम है इसलिए। ठीक है, अब मेरा विदाउट टैक्स कोड एंट्री कर रहा हूँ मैं, ये देखो यहाँ पे टैक्स कोड लिया मैंने, नहीं, हम्म। सिमुलेट करूंगा, बन गई एंट्री। हम्म। अब चलते हैं टैक्स कोड लेते हैं, पहले मैं टैक्स कोड लेता हूँ आउटपुट का, आउटपुट का लिया मैंने। वो नीचे बताया भी वार्निंग उसने कि आपने सही टैक्स कोड लिया है। यहाँ पे F डालो, देखो तो कुछ बता रहा है नीचे। ओनली इनपुट टैक्स अलाउड। तो ये सेटिंग होती है GL मास्टर में, जहाँ पे आप ये बताते हो कि ये जो मेरे एक्सपेंस का GL है या रिवेन्यू का GL है। तो एक्सपेंस के GL में अगर आप करना चाहते हो कि यूजर गलती ना करे इनपुट टैक्स की जगह आउटपुट डालने की, तो आप बता देते हो कि जो मेरे एक्सपेंस के GL है वो परचेज के लिए है, तो वहाँ पे इनपुट का टैक्स कोड ही होना चाहिए। सही बात है। और आप स्पेसिफाई भी कर सकते हो कि सपोज आप कहोगे इस GL में एक्सपेंस के में टैक्स कोड आना चाहिए AA, तो आप वहाँ पे इनपुट आउटपुट और स्टार का मतलब होता है ऑल टैक्स कोड अलाउड, मतलब इनपुट भी डालो आउटपुट डालो, आपकी मर्जी है, या फिर ब्लैंक रखो। अगर आप कहते हो नहीं यार इस वाले GL में ना टैक्स कोड हमेशा A1 ही ले सकते बंदा, कोई और ना लगे, तो आप वहाँ पे इनपुट आउटपुट और ऑल ना डाल करके A1 डाल दो, वो भी दिखाया तो आपको। देखो यहाँ पे इनपुट डाला हुआ है, हम्म। या तो आप आउटपुट डालोगे या फिर स्टार लगाओगे, स्टार का मतलब चाहे इनपुट लो या ऑल। आउटपुट लो। अगर ऑल। आप कह रहे हो नहीं मैं इन तीनों में से कुछ ना, मैं A1 ही डाल दूंगा, आपने A1 डाल दिया सपोज, तो आप जब ये टैक्स यहाँ पे पोस्टिंग करोगे ना एंट्री, तो आप ब्लैंक भी नहीं ले पाओगे, कोई और टैक्स कोड भी नहीं ले पाओगे, खाली आप A1 ही ले पाओगे। बट गॉट दैट। और दूसरी चीज ये आपको पता ही है, अगर आप इस पर टिक कर रहे हो तो विदाउट टैक्स कोड भी पोस्टिंग कर सकते हो। हम्म। बट इस कैटेगरी का मतलब है इनपुट, माइनस प्लस का मतलब आउटपुट, स्टार का मतलब ऑल टाइप ऑफ टैक्स कोड। अगर आप स्पेसिफिकली टैक्स कोड डाले तो खाली वही टैक्स कोड ले पाओगे, या फिर ब्लैंक वाली एंट्री कर पाओगे। सही बात है। ठीक है, ये होता है मास्टर डेटा में टैक्स का यूज। क्लियर? यस सर। और तो कुछ नहीं मास्टर डेटा में टैक्स का, नहीं, नहीं और कुछ नहीं, यही होता है एंट्री। अभी क्लियर? बहुत क्लियर हुआ सर। अब एनबी। हाँ हाँ, सर, एनबी भी थोड़ा नेक्स्ट टाइम बताएंगे। नहीं कल करेंगे, मैं कहता हूँ एक दो चीज़ें हाँ। बची, अभी हमने FB70 भी नहीं किया, एक दो हाँ। पोस्टिंग भी करेंगे, फिर हम आपको GL रिपोर्ट भी दिखाऊंगा, एक दो चीज़ें और भी करनी है। परफेक्ट। NVB भी मैं कल दिखा दूंगा मैं आपको, तो फिर पोस्टिंग करेंगे, फिर रिपोर्ट देख लेंगे, रिपोर्ट इन द सेंस FBL3N। हम्म। ठीक है, और फिर एक लाइन आइटम और एक फील्ड ऐड करने का देखेंगे अगर टाइम मिला तो, कि कल आपका GST कंप्लीट हो जाएगा। परफेक्ट।